गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन और नेहरू स्टडी सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में ये जो अनोखा नवाचार जो किया जा रहा है उसमें फिर से आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, विकास जी ने बहुत तुरंत आज हाँ भर दिया, क्या बात है। विकास जी आज 15 मिनट से जुड़े हुए थे, मुझे दिख रहे थे स्क्रीन पर। तो 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा रात में बैठी, हम भी रात में बैठे, और उस दिन तो आपने इतिहास बना दिया यार। 4200 लोग हमारे यूट्यूब पर देख रहे थे, 212 लोग उसे जूम पर देख रहे थे। मैं आपका वंदन कर रहा हूं। तो यूट्यूब के साथी और जो जूम के जो सभी साथी हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वाकई में 14 अगस्त 1947 की जो कार्यवाही को आपने 14 अगस्त 2022 की रात को 11 बजे से लगाकर रात को लगभग 12:30 हो ही गई थी, जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह का स्नेह आपने दिया, उसके लिए आपको वंदन है। आपका ये जो प्रेम है संविधान के प्रति, संविधान सभा की बहस को जानने की जो आप में एक जो जिज्ञासा है, उसके लिए मैं आपका वंदन करता हूं। दोस्तों, 16, 17, 18 और 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई थी। 20 अगस्त 1947 से संविधान सभा का 5वां सत्र फिर प्रारंभ हुआ, ऐसा आप लोग जानते हैं। बिल्कुल, जूम के साथी, यूट्यूब के साथी, आज 20 अगस्त है। तो 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस पर चर्चा कर रहे हैं 20 अगस्त 2022 को। आज आपको बहुत बहुत आनंद आने वाला है। खासकर मेरे जो यूट्यूब के जो साथी हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने। कौन सी बात को? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का क्या काम था। आप भी मुझे कहेंगे सर, सुबह सुबह आपने ये भी क्या प्रश्न पूछा। संविधान सभा का काम था संविधान का निर्माण करना। क्या वाकई में ऐसा था या इसके अलावा भी कुछ और था? आज उन सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। और आप देखेंगे कि 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जब कार्यवाही शुरू हुई तो शुरुआत के 20 पेज, चनाराम जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत के 20 पेज जो है इसी विषय पर चर्चा में लाए जाएंगे कि संविधान सभा का काम क्या है। क्या संविधान सभा केवल और केवल संविधान के निर्माण तक अपने आप को सीमित रखेगी या संविधान सभा कुछ और भी काम करेगी? क्योंकि आप लोग जानते हैं साथियों, संविधान सभा ने एक और काम भी किया था। और वो कौन सा काम किया था? वो काम किया था व्यवस्थापिका के रूप में काम करने का, संसद के रूप में काम करने का। संविधान सभा एक काम संसद के रूप में भी करती थी। तो आज इस विषय पर चर्चा होगी, और न केवल चर्चा होगी बल्कि ये भी होगा कि क्या संविधान सभा ऐसा कर सकती है। तो उन सारे विषय पर आपको 18 से 20 पेज में चर्चा देखने को मिलेगी। साथियों, आप लोग जानते हैं हमारी भारत सरकार ने एक अभियान प्रारंभ किया है, हर घर तिरंगा अभियान। 13 अगस्त से लगाकर 15 अगस्त तक ये अभियान चला। उसके बाद में अखबारों में हमने कुछ बातें पढ़ी। क्या पढ़ी? हमने अखबारों में पढ़ा कि झंडा का अपमान किया गया। कुछ लोगों ने झंडा उतारने के बाद में उसको समुचित जो सम्मान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया। हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष के बाद में भी अगर ये स्थिति हमारे लिए है तो ये ठीक बात नहीं है। एक देश के प्रेम के प्रति, देश का जो प्रेम है उस प्रेम को प्रदर्शित करने का प्रतीक होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। 14 अगस्त 1947 की रात में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है वो भेंट किया गया हंसा मेहता जी के द्वारा, ऐसा आप लोग जानते हैं। संविधान सभा में आज जब कार्यवाही प्रारंभ होगी तो आज इस बात को लेकर चर्चा होगी कि देश के विभिन्न भागों में झंडे को लेकर क्या प्रतिक्रिया हुई, कुछ जगह पर झंडे का क्या अपमान हुआ। इन सारे विषय पर 20 अगस्त 1947 को हमारी संविधान सभा में पर्याप्त चर्चा हुई। वो चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो बिल्कुल इसको देखिएगा, उसको समझिएगा कि संविधान सभा किस तरह। आज पहले 20 पेज तो गजब के महत्वपूर्ण है, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो महावीर प्रजापति जी, लोकेंद्र सैनी जी, बगाराम जी, चाय वाले, चाय पीते रहे आप, और इनका नाम मुझे नजर नहीं आ रहा है, देशराज जी, क्या बात है, बहादुर सिंह जी, सबका मैं स्वागत कर रहा हूं। और मेरे जो बहुत सारे भाई बहन जो जुड़े हुए उनके नाम मुझे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जरा देखिएगा। 20 अगस्त 1947 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं आप दोस्तों। और क्या कैसे स्टार्ट हो रहा है इसको जरा देखेंगे ना। उस दिन बुधवार है, 20 अगस्त 1947 है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण है इसका। ये क्या हो गया आज, थोड़ा सा देखिएगा टेक्निकल टीम।
कुछ एक चेंजेस आ गए हैं हमारे पैनल में। हमने पैनल में नए सॉफ्टवेयर लेके आए हैं, तो उसकी वजह से आई एम नॉट हैबिचुअल, उसका प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। प्लीज़ 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 मुझे इसको कैसे आगे तो ऐसे बढ़ाना है, पीछे पीछे के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हमारी टेक्निकल टीम कितनी मस्त है यार, मतलब इतना असिस्ट करती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर ये टेक्निकल टीम नहीं होती तो क्या हम लोग ये कर पाते? सोच भी नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। देखिएगा जरा, कार्यवाही स्टार्ट हो रही है। भारतीय संविधान सभा की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नई दिल्ली में दिन के 10 बजे यानी सुबह 10 बजे प्रारंभ हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभापतित्व में पहले आ रहा है परिचय पत्रों की पेशी और रजिस्टर पर हस्ताक्षर। आप लोग जानते हैं, याद है आप लोगों को, आप लोगों ने खुद ने शपथ ली थी उस दिन, 4400 लोगों ने शपथ ली थी उस दिन। तो इसका मतलब कुछ लोग शपथ भी लेंगे, ये बात मालूम होनी चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से, 20 अगस्त 1947 से आपको शपथ के रूप में कई बार कई नाम नजर आएंगे। आप कहेंगे इससे पहले तो नजर नहीं आए थे, बिल्कुल नजर नहीं आए थे। 14 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा का 5वां सत्र प्रारंभ हुआ, उससे पहले शपथ का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। अभी शपथ है, कौन सी शपथ है? 14 अगस्त की रात को और 15 अगस्त के प्रारंभ में 12 बजे रात में संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाई गई और शपथ का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था। अब जो भी संविधान सभा में नया मेंबर आएगा वह, और जो मेंबर ऑलरेडी है लेकिन 14 अगस्त की रात को बैठक में भाग नहीं ले पाया, वह सबको शपथ लेनी होगी। बिल्कुल पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नए मेंबर आ रहे हैं साहब संविधान सभा में। आज कौन आ रहे हैं? माननीय श्रीयुत गोपीनाथ बारदोलई, ये आसाम से हैं। माननीय रेवरेंड जेजेएम निकोलस रॉय, ये भी आसाम से हैं। निवारण चंद लश्कर साहब, AB लाटे साहब और चौधरी निहाल सिंह जी तक्षक, ये नए मेंबर आ रहे हैं। आप मुझे कहेंगे सर क्या कह रहे हो, गोपीनाथ जी बारदोलई तो पहले से मेंबर थे। आप कहेंगे जेजेएम निकोलस रॉय पहले से मेंबर थे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आज ये नए मेंबर के रूप में आ रहे हैं? आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो मेरे YouTube के जो साथी है बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपीनाथ जी बारदोलई का नाम पहले से है, जेजेएम निकोलस रॉय का नाम पहले से है, तो फिर ये आज कैसे अपना परिचय पत्र दे रहे हैं और रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? बताओ जरा YouTube के साथी, जूम के साथी बताइए। दे आर ऑलरेडी मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वी आर सेइंग दैट कि वे आज मेंबर बन रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के विभाजन के वजह से कई लोगों की संविधान सभा में जो सीट है, स्थान है, वो रिक्त हो गए। उनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर भी थे, उनमें HC मुखर्जी भी थे, उनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उनमें गोपीनाथ बारदोलई जी भी थे, उनमें जेजेएम निकोलस रॉय भी थे। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए इनका नाम आज वापस आया। कंसेप्ट एकदम क्लियर करिएगा कि भारत के विभाजन की वजह से संविधान सभा में कई मेंबर्स का स्थान रिक्त हो गया था, एक बात। दूसरी बात, कई मेंबर्स वापस निर्वाचित होकर आए थे, कई मेंबर वापस निर्वाचित होकर नहीं आ पाए थे। ये सब बातें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रोहिणी कुमार चौधरी जी कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आसाम से कुछ ऐसे मेंबर हैं जो 14 की रात को हाजिर नहीं थे, इसलिए उस दिन वे शपथ नहीं ले सके। तो मेरे एक मित्र कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? रिंकेश मीणा जी कह रहे हैं कि सर 14 को हम लोग नहीं आए थे। तो देखिए रोहिणी कुमार चौधरी जी भी क्या कह रहे हैं संविधान सभा में कि कुछ ऐसे मेंबर हैं जो 14 की रात को हाजिर नहीं हो पाए थे, इसलिए वे शपथ नहीं ले सके। तो क्या उनको आज शपथ दिला दे? तो मेरे वे साथी जो 14 अगस्त की रात को हमसे नहीं जुड़ पाए थे, जो शपथ नहीं ले पाए थे, आज वे शपथ ले सकते हैं। अध्यक्ष कह रहे हैं हम उसी प्रश्न को ले रहे हैं। भाई रोहिणी कुमार चौधरी जी ने जैसे ही कहा कि उस रात को कुछ लोग नहीं आए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा चिंता क्यों कर रहे हैं, हम उसी प्रश्न को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वो कह रहे हैं मेंबर्स को याद होगा कि 14 की रात सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसके द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया था कि सभा के सदस्यों को निर्धारित रूप में प्रतिज्ञा करनी चाहिए। लीजिए, इससे पहले नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुद याद दिला रहे हैं कि सदस्यों को याद होगा कि 14 की रात को हमने एक प्रस्ताव पारित किया था और उस प्रस्ताव में लिखा था कि भाई हर सदस्य को शपथ लेनी होगी। उन सदस्यों ने जो उस रात को मौजूद थे ये प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उस रात कुछ लोग गैर हाजिर भी थे। निश्चय ही ऐसे सदस्य भी है जो इस सभा में आज ही शामिल हुए। वो कह रहे कुछ मेंबर ऐसे भी है जो आज ही पहली बार आए हैं।
वे सारे सदस्य जिन्होंने अब तक प्रतिज्ञा नहीं की वह इस समय कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे यूट्यूब और जूम के साथी, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से। संविधान सभा के सदस्यों को शपथ एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कौन से सत्र में दिलाई गई? तो याद रहेगा 5वां सत्र, डेट थी 14 अगस्त की रात, आप कह सकते हैं 15 अगस्त, क्योंकि 12 बज चुकी थी, 12 बजे ही तो शपथ दिलाई थी, इसलिए ये सब बातें मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। फिर वो कह रहे हैं, शपथ ग्रहण करवा रहे हैं, अध्यक्ष जिन लोगों ने प्रतिज्ञा नहीं की वे कृपया अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। तो जिन लोगों ने उस दिन प्रतिज्ञा नहीं की वे कृपया अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाएं। यूट्यूब के साथी, जूम के साथी, जिन लोगों ने उस दिन शपथ नहीं ली कृपया करके खड़े हो जाएं। फिर कोष्टक में लिखा है, जिन्होंने पहले प्रतिज्ञा नहीं की थी वे अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, कोष्टक में लिखा हुआ है। अध्यक्ष कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा पढ़ता हूं और सदस्यों को चाहिए कि वे इस प्रतिज्ञा को मेरे साथ दोहराते जाएं, मेरे साथ दोहराते जाएं। इसके बाद कोष्टक में लिखा है, इसके बाद सभापति महोदय ने अंग्रेजी व हिंदुस्तानी में प्रतिज्ञा पढ़ी और जिन सदस्यों ने पहले ऐसे नहीं किया था उन्होंने नीचे लिखे अनुरूप में प्रतिज्ञा ग्रहण की। कौन सा प्रारूप है मैं आपके सामने भी रख लेता हूं, मैं आपके सामने रख लेता हूं। उस दिन क्या शपथ थी? जो हमारे जूम और यूट्यूब के जो साथी जुड़े हैं वो आज शपथ ले सकते हैं। क्या शपथ है? प्रतिज्ञा। अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं डॉक्टर दिनेश गहलोत जो इस संविधान सभा का एक सदस्य हूं, अपने को बड़ी नम्रता से हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अर्पण करता हूं, ताकि ये प्राचीन देश संसार में अपना उचित और गौरवपूर्ण जगह पा लेवे और संसार में शांति स्थापना करने में और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। तो जिन लोगों ने शपथ नहीं ली उनको 20 अगस्त को शपथ दिला दी गई। इसके बाद में एक मुद्दा आ रहा है और मुद्दा आ रहा है राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कुछ बातें हुई। क्या बातें हुई जरा देखिएगा, हेडिंग डाला हुआ है, झंडोत्तोलन संबंधी भारत के कुछ भागों की घटनाएं। इसके बारे में आर के सिधवा जी बोल रहे हैं। आर के सिधवा जी जानते हैं ना, आर के सिधवा जी को क्या कह रहे हैं? मध्य प्रांत से हैं ये आर के सिधवा जी। बेसिकली इनका जन्म जो है कराची पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का निश्चय किया और फिर वो भारत की संविधान सभा के एक बहुत एक्टिव मेंबर में से एक थे। वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं, इससे पहले कि हम आज की कार्यवाही शुरू करें, मैं आपका ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के अति गंभीर विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो ये है। क्या है जरा देखिएगा। खबर यह है कि स्वाधीनता दिवस को आगरा का किला में लाखों आदमी झंडारोहण समारोह को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। उस दिन की खबर है कि किसी ब्रिटिश कमान के आदेश से एक ब्रिटिश अफसर ने कहा कि यदि यूनियन जैक नीचे करके नया झंडा फहराया जाने का है तो मैं किन्हीं भी सैनिकों को इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं दूंगा। आर के सिधवा जी कह रहे हैं कि एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। घटना आगरा फोर्ट की है, जहां लाखों लोग ध्वजारोहण के कार्यक्रम में एकत्रित हुए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने एक आदेश निकाला। वो आदेश निकाला कि अगर यूनियन जैक को नीचे उतारा गया और ध्वजारोहण किया गया तो मैं किसी भी सैनिक को इस कार्यक्रम में शामिल होने की परमिशन नहीं दूंगा, ऐसा वो कह रहे हैं। सभी लोगों को इससे घोर निराशा हुई, किंतु भारतीय सैनिकों में से एक ने भारतीय यूनियन का हमारा झंडा फहराकर दर्शकों को शांत किया। मैं इस सभा के माननीय नेता से जानना चाहूंगा कि यह बात कहां तक सच है, और यदि ये सच है तो इस अति गंभीर मामले में, अर्थात जहां कहीं भी राष्ट्रीय झंडे का किसी ब्रिटिश अफसर द्वारा अपमान हुआ, वे क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। आर के सिधवा जी कह रहे हैं कि मैं सभा के नेता से यह जानना चाहता हूं कि इस घटना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है, और अगर सत्यता है तो उसके अधिकारी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हो, यह मैं जानना चाहता हूं। आर के सिधवा जी ये किससे जानना चाह रहे हैं बताइए मुझे? कौन है सभा का नेता? सभा का नेता कौन है बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए सभा का नेता कौन है। याद रखिएगा, सभा के नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, वो संविधान सभा के अध्यक्ष है। सभा का नेता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो देश के क्या है?
प्रधानमंत्री है, इसलिए यस क्या बात है, भगाराम जी ने पंडित नेहरू लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो पंडित नेहरू जी से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप बताओ आगरा के फोर्ट में क्या हुआ, और जो मैं कह रहा हूं वो अगर सच है तो ऐसी स्थिति में हमको बताओ आप उसके खिलाफ में क्या करने जा रहे हो। ये आर के सिद्धवा जी ने प्रश्न पूछा। आगे जरा देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं। यह भी खबर है कि हैदराबाद राज्य के भारतीय डाक खाने में हमारा झंडा फहराया गया और हैदराबाद के अधिकारियों ने उसे नीचे खींच लिया। हमारा झंडा फहराया गया था लेकिन हैदराबाद के अधिकारियों ने हमारा झंडा नीचे ले लिया। सभा के माननीय नेता से मैं जानना चाहता हूं कि यह भी कहां तक सच है, और यदि सच है तो हमारे इस राष्ट्रीय झंडा को जो भारतीय सरकार की संपत्ति पर फहराया गया था सुरक्षित रखने के लिए वे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं ये सदन के नेता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। स्वाधीन निजाम की बलवती सरकार चाहे कुछ भी हो, ये केंद्रीय सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। हम किसी भी रूप में और किसी के भी द्वारा अपने राष्ट्रीय झंडा का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे आर के सिद्धवा जी प्रश्न रख रहे हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके आप इस सभा के माननीय नेता से इस विषय पर वक्तव्य देने का अनुरोध करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से वो कह रहे हैं कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभा के नेता से इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए कहें कि क्या हुआ हैदराबाद में, क्या हुआ आगरा में। इसके बाद में श्री बालकृष्ण शर्मा जी आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। आज मैं बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं पहले 18-20 पेजों की, क्योंकि इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जरा देखिए बालकृष्ण शर्मा जी हैं संयुक्त प्रांत से, क्या कह रहे हैं। श्रीमान, इससे पहले कि आप इस सभा के नेता से उक्त अधिकारियों के आचरण के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध करें, मैं भी एक बात की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब से कि सर आप सदन के नेता से इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहें, उससे पहले मैं आपका ध्यान एक और विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कौन सा विषय जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं वस्तुतः समारोह होने के लगभग 3 या 4 दिन पहले मैंने माननीय सरदार बलदेव सिंह, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान कानपुर में 2 फौजी अफसरों द्वारा जारी किए गए 2 आदेशों की ओर दिलाया था। उन्होंने कहा कि साहब ये जब समारोह आपने किया ना, उससे पहले ही मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ध्यान कानपुर के एक फौजी अफसरों के द्वारा जो आदेश जारी किए उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया था। क्या है वो? इनमें से एक आदेश कर्नल हिलमैन का था जो कानपुर में COD के इंचार्ज है, और दूसरा एक अन्य फौजी अफसर का था जो टेक्निकल ब्रांच के इंचार्ज है। इन आदेशों में निश्चित रूप से कहा गया कि यदि ऐसी आज्ञा मिले कि यूनियन जैक नीचे उतार दिया जाए तथा उसके स्थान पर कोई दूसरा झंडा फहराया जाए तो कोई भी समारोह नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा इन दोनों फौजी अधिकारियों ने कानपुर में अलग अलग जगह पर यह आदेश निकाला था कि अगर हमको ऐसा आदेश मिला कि यूनियन जैक को नीचे उतारा जाएगा और कोई दूसरा झंडा फहराया जाएगा तो हम किसी भी प्रकार का कोई समारोह नहीं करेंगे। यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा है, पता है कि नहीं आपको? अगर यूनियन जैक को उतारा गया और किसी दूसरे झंडे को फहराया गया तो हम किसी भी प्रकार का कोई समारोह नहीं होने देंगे, ऐसा आदेश निकाला गया। तो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे पहले मुझे इस बारे में बताओ कि जब मैंने आपको ये कहा था कि ऐसा आदेश निकाला गया तो फिर आपने क्या किया। आगे जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। और यह भी कहा गया था कि यदि फौजी अधिकारी सिविल अधिकारियों द्वारा ऐसे किसी समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रित किए जाए तो उनमें से कोई भी उसमें शरीक नहीं होगा। यह आदेश यूपी एरिया के कहने पर निकाला गया था। मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। शायद यूपी कमान से है जो संयुक्त प्रांत में सारे सैनिक संचरण तथा सैनिक शक्ति की शासन व्यवस्था करती है। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के आदेश निकाले गए हैं, उस पर भी जवाब देना है सभा के नेता को। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब अध्यक्ष क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आज हम लोग यहां संविधान तैयार करने की कार्यवाही के लिए एकत्रित हुए हैं? हमारी ये बैठक भारत की व्यवस्थापिका सभा के रूप में नहीं हो रही है। बस मैं ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूं। संविधान सभा की कार्यवाही को अगर हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं तो आपको पूरी बातें समझ में आनी चाहिए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुरेश विश्नोई जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि क्या मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग यहां पर संविधान निर्माण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, किसी संसद के रूप में कार्य करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। सुनिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हो कि सदन के नेता को ये बोलना चाहिए, सदन के नेता को वो बोलना चाहिए। अरे भाई, सदन का नेता कहां है? यहाँ
यहां तो संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान सभा संविधान का निर्माण का काम कर रही है, ये कोई संसद थोड़ी है, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। बड़ी टेक्निकल बात है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको क्या कह रहे हैं। अतः सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इन्हें वे उस समय के लिए सुरक्षित रखें जब हमारी बैठक व्यवस्थापिका सभा के रूप में। क्या गजब की बात हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि आपके जितने भी जिज्ञासा हैं, आपके जितने भी जो प्रश्न है, वो उस समय पूछिएगा जब हम व्यवस्थापिका के रूप में बैठेंगे, जब हम संविधान सभा के रूप में नहीं बैठेंगे, जब हम संसद के रूप में बैठेंगे, तब आप ये प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्न पूछने की सही जगह नहीं है। कोई मुझे बता सकता है ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? आगे आएगा क्लियर, देशराज जी आगे एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी, लेकिन संविधान सभा अभी फिलहाल संविधान का निर्माण का काम करती है। वो कह रहे हैं अभी कोई सदन का नेता नहीं है, यहां मैं हूं अध्यक्ष, संविधान सभा का अध्यक्ष, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं महावीर प्रजापति जी, ईडवा वाले? बात समझ में आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं और संविधान सभा की बैठक में उन्हें ना उठाया जाए, क्योंकि यहां हमारा कार्य केवल संविधान निर्माण करने के संदर्भ में, न कि दिन प्रतिदिन की वास्तविक शासन व्यवस्था के संदर्भ में। वो कह रहे हैं हमारा संबंध संविधान के निर्माण के संदर्भ में है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम व्यवस्थापिका नहीं है, क्योंकि हम संसद नहीं है। तो ये बातें समझिएगा। YouTube के मेरे जो साथी हैं, क्या उनको मेरी बातें समझ में आ रही है? कितनी महत्वपूर्ण बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संविधान सभा का कार्य क्या है, आज वो तस्वीर पूरी साफ हो रही है। उस संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के क्या विचार थे, वो तस्वीर क्लियर हो रही है। कितनी सुंदर सी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही, हम यहां संविधान का निर्माण कर रहे हैं, संसद के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। आगे वो क्या कहते हैं, मैं स्वयं अपने दिमाग में अभी तक संसद और संविधान सभा के बीच का भेद साफ तरह से समझ नहीं पाया हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं तो खुद यार समझ नहीं पाया हूं कि संसद और संविधान सभा के कार्य में भेद क्या है, क्योंकि हम ही को संसद के रूप में काम करना है, हम ही को संविधान सभा के रूप में काम करना है। आप याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, मेरे YouTube के साथी, मेरे Zoom के साथी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नेहरू जी की सरकार में मंत्री भी थे, नेहरू जी की सरकार में मंत्री भी थे। तो नेहरू जी की सरकार में वो खाद्यान्न मंत्री थे। जूम और यूट्यूब वाले सुन लीजिए, वो खाद्यान्न मंत्री थे। तो अगर संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी तो उस समय खाद्यान्न मंत्री अध्यक्षता कैसे कर सकता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? उस समय वो खाद्यान्न मंत्री के रूप में काम करेंगे तो वो संसद की अध्यक्षता कैसे कर सकते हैं? इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई संविधान सभा की लिमिटेशन है, और अभी मैं अध्यक्ष हूं, तो आप अध्यक्ष के रूप में मुझसे जो पूछना है, सदन के नेता से ये पूछना चाहता हूं, सदन के नेता से वो पूछना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो खुद मंत्री हूं, मैं तो खुद मंत्री हूं, मैं कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं। ये बात जरा समझने की आवश्यकता है। तो बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं, आपके आदेश से पूर्णतः बंद होते हुए भी क्या मैं ये बता सकता हूं कि संविधान सभा ने ही देश का शासन सूत्र संभाला? अरे अब वो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि साहब आप कह रहे हो कि साहब हम तो संविधान सभा है, हम तो संविधान का निर्माण करेंगे। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? 14 अगस्त की रात को, यानी 15 अगस्त की 12 बजे इस संविधान सभा ने तो ब्रिटिश सरकार से शासन व्यवस्था संभाली थी। क्या गजब की बात कही। याद है आपको? आपने उस दिन की कार्यवाही को देखा, उस दिन क्या लिखा हुआ था? उस दिन बताया था मैंने आपको कि आज के कार्यक्रम में यह भी होगा कि हमारी संविधान सभा देश की शासन व्यवस्था को संभालेगी। तो बालकृष्ण शर्मा जी ने बड़ा टेक्निकल प्रश्न उठाया कि सर आप कह रहे हो कि संसद अलग है, संविधान सभा अलग है, लेकिन आप भूल रहे हो कि हमारी संविधान सभा ने ही देश की शासन व्यवस्था को संभाला। देखिए, संविधान सभा ने ही देश का शासन सूत्र संभाला है। संविधान सभा के रूप में हम लोगों ने ही ब्रिटिश सरकार से इस देश की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली है। इसलिए श्रीमान, मेरा ख्याल है कि भारतीय यूनियन की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के रूप में एकत्रित न होने पर भी संविधान सभा में समय समय पर इस प्रकार के प्रश्न उठाने का हमें अधिकार है, ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? सभा के नेता, अध्यक्ष क्या कह रहे हैं? सभा के नेता को नहीं मालूम था कि इस समय यहां इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाएंगे, इसलिए वे इस क्षण यहां पर मौजूद नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं भाई सभा के नेता जो है, कौन नेता?
पंडित नेहरू जी, उनको ये मालूम थोड़ी था कि आज इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाएंगे, इसलिए वो अभी इस समय मौजूद नहीं है। भाई मैं क्या कर सकता हूं, वो मौजूद ही नहीं है। जिनसे आप प्रश्न पूछ रहे हो वो खुद मौजूद ही नहीं है, तो जवाब तो वो देंगे। तो फिर एक मेंबर क्या बोल रहा है, सर वे यहाँ मौजूद है, वे यहाँ बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा पर वो तो यहाँ क्या है, मौजूद है। तो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, वापस देखिए अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। अरे मुझे बड़ा दुख है, क्या कह रहे हैं, मुझे खेद है, वे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मुझे लगा कि वो है नहीं। वे अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे, मैं उन्हें सभा के अन्य भाग में देखा करता था। मैं नहीं जानता कि इन मामलों पर इस समय वे कुछ कहना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे। वो कह रहे साहब मुझे दिखाई नहीं दिए, वो हमेशा जहां बैठे होते आज वहां बैठे नहीं थे, इसलिए मैंने वहां देखा तो वहां है नहीं, इसलिए भी मैंने कहा कि भाई वो अभी है नहीं तो कौन जवाब देगा। अब चूंकि वो है और मुझे पता नहीं वो क्या जवाब देंगे, वो क्या कहना चाहेंगे या नहीं कहना चाहेंगे। आगे जरा देखिए, अब सेठ गोविंद दास जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा देखिएगा। सभापति जी, इसके पहले कि माननीय प्रधानमंत्री साहब कुछ कहें, मैं इस संदर्भ में जबलपुर की एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूं। अब वो जैसे ही नेहरू जी का नाम बुला रहे तब कोई ना कोई घटना, पहले आगरा, फिर आगरा से चले कानपुर, अब कानपुर से आ गए हम लोग कहां पर, जबलपुर। अब जबलपुर की एक घटना का उल्लेख करना चाहते हैं, वो क्या है जरा देखिएगा। जबलपुर में भी एक कैंट है, वहां फौजी परेड हुई, जितनी सरकारी इमारतें थी उन पर और खास बड़ी बड़ी इमारतों पर झंडा फहराया गया। यहां फौजी इमारतों पर बिना किसी रस्म अदाई के झंडा फहरा दिया गया। जिस प्रकार गैर फौजी सरकारी इमारतों पर झंडा फहराते समय उत्सव हुए, वैसे फौजी इमारतों पर झंडा फहराते हुए नहीं हुए। उन्होंने कहा साहब जबलपुर में झंडे तो फहराए गए, लेकिन जो फौजी इमारतें हैं वहां पर भी झंडे तो फहराए गए, लेकिन जिस तरह से झंडे का जो रस्म होती है उस रस्म को अदा नहीं किया गया। जिस तरह से गैर फौजी एरिया में झंडा फहराए गए और उस समय जो उत्सव हुए उस प्रकार के उत्सव फौजी एरिया में नहीं हुए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस संदर्भ में गैर फौजी अफसरों को एक तरह की और फौजी अफसरों को दूसरी तरह के आदेश दिए गए थे क्या? फौजी एरिया में इस प्रकार से हुआ, गैर फौजी एरिया में इस प्रकार से हुआ, तो क्या आदेश अलग अलग आए थे क्या? ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। अब हुसैन इमाम साहब आ गए बीच में, वो क्या कह रहे हैं, सभापति महोदय मैं केवल एक क्षण के लिए बीच में बोल रहा हूं ऐसा हुसैन साहब कह रहे हैं। जो प्रश्न उठाया गया बड़ा ही महत्व का है। यह सभा केवल संविधान निर्माण के रूप में काम कर रही है या संसद के रूप में भी? 14 तारीख तक हम लोगों को ऐसे किसी प्रश्न पर विचार करने पर रोकती। बड़ा जबरदस्त प्रश्न उठाया है इमाम हुसैन साहब ने कि साहब एक प्रश्न है, प्रश्न यह है कि हमारी जो संविधान सभा है वो खाली संविधान निर्माण का काम कर रही है या व्यवस्थापिका का काम कर रही है? वो कह रहे हैं 14 अगस्त से पहले उठाते ये प्रश्न, और अगर आप ये कहते कि नहीं साहब हमारा काम तो संविधान निर्माण का है तो मैं मान लेता, लेकिन 14 अगस्त के बाद तो दृश्य बदल गया है, सीन बदल गया है। 14 अगस्त के बाद तो सत्ता हमारे पास आ गई है, इसलिए प्रश्न उठाना वाजिब है, ऐसा वो कह रहे हैं। जरा देखिएगा क्या है। किंतु उस दिन की आधी रात से भारत के शासन का समस्त अधिकार हाथ में लेने पर अब यह उचित ही है कि इस सभा के सदस्यों को तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार किए जाने, कार्य स्थगन किए जाने का प्रस्ताव करने का मौका दिया जाना चाहिए। इमाम हुसैन साहब कह रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद में दृश्य बदल गया है, अब हमारे पास सत्ता आ गई है, इसलिए हम इस प्रकार के सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्य स्थगन का प्रस्ताव रख सकते हैं, ऐसा इमाम हुसैन साहब कह रहे हैं। फिर इसके बाद में पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ढंग से देखना। वो कह रहे हैं श्रीमान सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री सिद्धवा और श्री बालकृष्ण शर्मा ने जो प्रश्न उठाया है उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। अब देखिए संविधान सभा में मेंबर्स जो है दो भागों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है जो ये कह रहा है कि साहब नहीं, ये सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न है, हम तो प्रश्न उठाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं अरे भैया ये संसद नहीं है, ये संविधान सभा है और हमारा कार्य केवल और केवल संविधान का निर्माण करने का है। तो कुछ मेंबर जिसमें इमाम हुसैन साहब है वो कह रहे जी नहीं, 14 अगस्त के बाद में दृश्य बदल गया है, अब हमारा काम केवल संविधान निर्माण का नहीं रहा है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता उस दिन संविधान सभा को सौंप दी है, सीन चेंज हो गया है। ऐसे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। दोस्तों मैं ये मान रहा हूं कि अगर आज की ये बैठक अगर आपने ढंग से, खासकर जो 20 पेज पहले के जो अगर ढंग से समझ लिए ना, तो आज गजब के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। संविधान सभा के बारे में जो विभिन्न सदस्यों के जो विचार है वो आपको बड़ा जो क्लिष्ट आपको दिखाई देते हैं उनको बड़े आसानी से हम लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आनंद आने वाला है।
लक्ष्मीकांत जी मैत्र कह रहे हैं, इस संदर्भ में सभापति के आसन से जो बातें कही गई है मैं उन्हें खूब समझता हूं। वास्तव में अभी यह कह सकना कठिन है कि यहां हम डबल रोल में हैं, यहां हम डबल रोल में संविधान निर्माण के सदस्य के रूप में भी है और भारतीय उपनिवेश की पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। कुछ भी हो, पर यह सही है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के रूप में बैठक करते हुए भी समय समय पर इस प्रकार के तत्काल महत्व के प्रश्नों को उठाना निश्चित है और उनका विचार संभवतः उस समय तक के लिए नहीं रोका जा सकता जबकि हम पार्लियामेंट के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम डबल रोल में हैं और हम उस दिन तक का इंतजार नहीं कर सकते कि हम जब पार्लियामेंट के रूप में काम करेंगे तब ये प्रश्न उठाएंगे। आपको पता है, आपको पता है क्या उदय सिंह जी मीणा साहब, सबसे प्रश्न है मेरा, विजय यादव जी, उमेश दिवाकर जी, शंकर जी, सुरेश विश्नोई जी, विकास वर्मा जी, देशराज जी, बगाराम जी, दुर्गा वर्मा जी, सबसे मेरा यह प्रश्न है कि भारत की जो संविधान सभा है उसने संसद के रूप में काम करना कब शुरू किया? नो आइडिया? यू शुड हैव, आपके पास ये मालूम होना चाहिए। 17 नवंबर 1947 को भारत की संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करना शुरू किया। प्रश्न ये उठाया जा रहा है कि क्या हम उस दिन तक का इंतजार करेंगे जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी? उस दिन तक का क्या हम इंतजार करेंगे? जो तत्कालिक महत्व का प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व का जो प्रश्न है वो तो अभी उठाया जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक महत्व का जो प्रश्न है वो सही समय पर उठाया जाना चाहिए, हम इंतजार क्यों करें, ये बात हो रही है। इसलिए जब तक हम ये नहीं जान पाते कि संसद सभा के रूप में कब से कार्य कर सकेगी, निश्चय ही तब तक हमें महत्व के ऐसे विषयों को जैसे कि इस समय सभा के सामने रखे हैं चर्चा छेड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कब से काम करने शुरू करेगी, जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा है तब तक तो हमको आज प्रश्न पूछने दो, तब तक तो सार्वजनिक महत्व के जो प्रश्न है वो पूछने दो। मैं बात कर रहा हूं 20 अगस्त 1947 की, और आप लोग जानते हैं 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करना शुरू किया, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 3 महीने बाद। तो जिस 20 अगस्त 1947 की आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस दिन थोड़ी मालूम था कि 17 नवंबर से हम लोग संसद के रूप में बन जाएंगे, उस दिन तो मालूम नहीं था। तो प्रश्न तो पूछने की परमिशन होनी चाहिए ना, जो सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है, ऐसा कुछ मेंबर्स कह रहे हैं। फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, अब रहा प्रश्न की उपयुक्तता के संदर्भ में, जो श्रीमान यद्यपि उसका संबंध विशुद्ध रूप से शासन व्यवस्था के काम से है, पर सभा को यह याद होगा जब झंडारोहण समारोह भारतीय राष्ट्रीय झंडे की स्वीकृति के निश्चय ही इस सभा में ही सर्वसम्मति से किए गए थे। तो झंडारोहण समारोह एक सार्वजनिक उत्सव था जिससे ये रूप स्वाधीन भारतीय उपनिवेश की सरकार के तत्वाधान में ही प्रदान किया गया था। इसलिए भारत सरकार के इन आदेशों का उल्लंघन का प्रश्न, जिसकी सूचना मेरे माननीय मित्र श्री सिद्धवा और बालकृष्ण शर्मा ने दी है और जिसकी खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चुकी है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा साहब, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमने भी संविधान सभा में किया है। जब संविधान सभा में हमने इस प्रकार का कार्यक्रम किया तो इसके बावजूद भी ध्वज का अपमान के संदर्भ में अगर कुछ घटनाएं घटित हुई है और समाचार पत्रों में इस संदर्भ में अगर कोई खबर छपी है तो यार चर्चा तो होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, श्रीमान संविधान सभा के कार्य विधि संबंधी नियमों द्वारा वर्जित होने के कारण भले ही इस समय कार्य स्थगन का प्रस्ताव पेश करना संभव ना हो, किंतु निश्चय ही व्यवस्थापिका सभा के रूप में हमारे कार्य न करने तक के लिए ऐसे नियम बना दिए जाना चाहिए या ऐसी प्रथा कायम कर देनी चाहिए ताकि ऐसे प्रश्नों की चर्चा की जा सके, उस पर विचार किया जा सके। वो कह रहे हैं कि हमारे नियम भले ही कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखने की परमिशन नहीं देते, लेकिन चूंकि अभी तक हम संसद नहीं बन पाए, जब तक हम संसद नहीं बन पाए तब तक इस प्रकार के नियम बना दो कि कोई सार्वजनिक महत्व का विषय आए तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये जो मेरा भाई जो फीडबैक मांग रहा है इसको ब्लॉक कर दो, 8 बजे फीडबैक चाहिए इनको। श्रीमान, आप ही के समान मैं भी ये अनुभव करता हूं कि ठीक विभाजक रेखा के संदर्भ में हमारी स्थिति स्पष्ट और निश्चित नहीं है। उस रेखा के संदर्भ में जो हमारी संविधान सभा के सदस्य तथा भारतीय उपनिवेश पार्लियामेंट के सदस्य की हैसियत के बीच में पार्थक्य स्थापित करने के लिए खींची जा सके। वो कह रहे हैं अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है
कि भाई संविधान सभा के क्या कार्य रहेंगे, संसद के क्या कार्य रहेंगे, कौन किस में बैठेगा। इस संदर्भ में अभी मैं भी विभाजन रेखा नहीं खींच पा रहा हूं, आप भी विभाजन रेखा नहीं खींच पा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद में महावीर त्यागी जी आ रहे हैं। महावीर त्यागी जी क्या करें, श्रीमान मुझे एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न करना है। तो बीच में एचवी कामत साहब बोल लेते हैं, श्रीमान क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि हमें यह बता दें कि हम औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा के रूप में कब से एकत्रित होने जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, हरि विष्णु कामत साहब ये कह रहे हैं कि क्या कृपा करके आप हमें यह बताएंगे कि हमारी जो संविधान सभा है संसद के रूप में कब से कार्य करना शुरू करेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि 20 अगस्त 1947 को यह स्पष्ट नहीं था कि हमारी संविधान सभा जो है बहुत जल्दी ही संसद का रूप धारण कर लेगी, यह स्पष्ट नहीं था। इसलिए एचवी कामत साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से यह प्रश्न पूछा कि सर कृपा करके आप ये बताओगे कि हमारी संविधान सभा कब से संसद का रूप धारण करने जा रही है, हमारी संविधान सभा किस दिन से व्यवस्थापिका यानी संसद के रूप में काम करना शुरू कर देगी, क्या हमको डेट बताओगे। ऐसा एचवी कामत साहब प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद में श्री महावीर त्यागी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, श्रीमान व्यवस्था संबंधी जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हम दोनों ही देश की संविधान सभा के रूप में और व्यवस्थापिका सभा के रूप में एक साथ काम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति बहुत ही परस्पर भिन्न होगी, क्योंकि पार्लियामेंट की चर्चा संबंधी विषय के अंतर्गत हमें सरकार की नीति पर बहस करनी। अरे यार क्या गजब का प्रश्न महावीर त्यागी जी ने उठाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं कि क्योंकि पार्लियामेंट के चर्चा संबंधी विषय के अंतर्गत हमें सरकार की नीति पर बहस करनी पड़ सकती है, और स्वाभाविक है कि सरकारी नीति पर बहस होने के लिए एक स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। क्या गजब की बात कही है। वो कह रहे हैं साहब क्या बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि संसद के रूप में काम करना शुरू कर दो, संसद के रूप में काम करना शुरू कर दो। अरे कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि संसद के रूप में काम करना शुरू करते ही सबसे पहले तो हमको आवश्यकता पड़ेगी कि स्पीकर की। और साहब आप तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो, आप स्पीकर थोड़ी हो। ध्यान से सुनिएगा, मेरे बहुत सारे मित्र ये जानते होंगे कि हमारी संविधान सभा ने जब संसद के रूप में काम करना शुरू किया, क्या बात है, सुरेश विष्णु जी ने टाइप भी कर दिया है, जीवी मावलंकर साहब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गणेश वासुदेव मावलंकर साहब हमारी संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी उस समय इसके अध्यक्ष थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारी संविधान सभा अलग रोल में है, हमारी संविधान सभा संसद के रूप में जब काम करेगी वो अलग रोल में है। क्या गजब की बात कही महावीर त्यागी जी ने। अरे कहा कि संविधान सभा तो अभी संसद के रूप में काम करना शुरू कर देगी, पर स्पीकर कहां है, स्पीकर कहां है। एक और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना, दूसरी प्रॉब्लम क्या, जैसे ही संविधान सभा संसद के रूप में ही अभी हाथों हाथ काम करने लग जाएगी, एक पक्ष बन जाएगा एक विपक्ष बन जाएगा। हम तो सब संविधान सभा के मेंबर है, हमारे यहाँ तो कोई पक्ष विपक्ष है ही नहीं, हम सब तो एक है, हम सब तो एक है, हमारे यहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। कितनी गजब की बात कहेंगे महावीर त्यागी जी, ये जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं कि साहब हमें एक स्पीकर की आवश्यकता होती है जो कि निष्पक्ष हो और सरकार का सदस्य भी हो। संविधान सभा में हम सरकार के रूप में अथवा सरकारी या गैर सरकारी रूप में नहीं बैठते हैं, हम संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए बैठते हैं। हम सरकार के खिलाफ में या सरकार के पक्ष के रूप में नहीं बैठते हैं, पक्ष या विपक्ष के रूप में हम नहीं बैठते हैं। क्या कह रहे हैं वो, इसमें तो हम सब व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं और संविधान निर्माण कार्य में अपना श्रेष्ठतम योगदान देते हैं और हमारे विचार विमर्श का सभापतित्व आप करते हैं। उस और के मेरे माननीय मित्र के सुझाव के अनुसार यदि हम यहाँ निंदा के प्रस्तावों तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव पर विचार करना आरंभ कर दें तो हमें अलग अलग गुटों और दलों के रूप में बैठना पड़ जाएगा। क्या गजब की बात कही है महावीर त्यागी जी ने। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग संसद के रूप में, हम ही लोग संसद के रूप में बन गए तो हम में से गुट बन जाएंगे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। हम कोई पक्ष और विपक्ष में थोड़ी है, हम तो संविधान निर्माण के लिए आए हैं और अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आए हैं। अगर हम संसद बन गए तो हमारी व्यक्तिगत हैसियत खत्म हो जाएगी, हम या तो सरकार के साथ हैं या फिर सरकार के खिलाफ में है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा महावीर त्यागी जी कह रहे हैं। गजब का आज की चर्चा का विषय है। आज की चर्चा में ये सब बातें अगर आपने सुन ली, समझ ली, तो जरा सोचिएगा कि संविधान सभा के बारे में आपके पास कितने गजब के वैलिड तर्क आ जाएंगे। तो ये सब ध्यान रखना। इसके बाद में अध्यक्ष जी श्री संतानम जी का नाम पुकारते हैं, लेकिन इसी बीच में हरदेनाथ कुंजरू जी बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं, सभापति महोदय
इस सभा के एक माननीय सदस्य ने व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाया। हाँ उठाया। तो के संतानम साहब कह रहे अरे भाई मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर ही चर्चा करना चाहता हूं। तो हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे मेरा अर्ज यह है कि पहले उस प्रश्न का निर्णय हो जाना चाहिए और उसके बाद ही किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो के संतानम जी फिर कह रहे हैं मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर ही बोलना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं ना मैं उसी विषय पर बोलना चाह रहा हूं। हाँ तो बोलो। इस प्रश्न के संदर्भ में दो बातें वो ऐसा कह रहे हैं। इस परिषद की हैसियत क्या है, इस संविधान सभा की हैसियत क्या, अब इस पर चर्चा होगी। क्या है यह संविधान सभा, इस पर चर्चा होगी, ध्यान से सुनिएगा। इस संविधान सभा की हैसियत क्या है, इस हैसियत की व्याख्या करने के बाद यह निश्चय करना है कि उसे किस प्रकार काम करना चाहिए। तर्क किया गया कि यह सभा की दो हैसियत है, एक संविधान का निर्माण करना और दूसरा संसद के रूप में काम करना। मेरा खुद का यह मत है कि उसकी सिर्फ एक हैसियत है और वह है संविधान निर्माण की। वाह। के संतानम साहब कह रहे हैं कि दो प्रकार के विचार देखने को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका दो रूप है, डबल रोल है, एक संविधान का निर्माण करेगी और एक संसद के रूप में काम करेगी। के संतानम साहब कह रहे हैं मेरा तो मानना है कि इसकी एक ही हैसियत है। मेरी एक बहिना प्रश्न पूछ रही है सर आजादी के बाद फिर भारत में ब्रिटिश लोगों ने जो पहले रूल बनाए थे वही लागू रहे थे क्या, क्योंकि संविधान तो बना ही नहीं था तब तक। मेरी बहना तुम भूल रही हो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हो गई थी और आप भूल रही हैं कि हम लोगों ने आपने पहले सत्र नहीं देखे। 15 सदस्यों की हमने एक समिति बनाई थी जिसे रूल्स कमेटी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समिति के अध्यक्ष थे और उस समिति ने अपने नियम बनाए थे कि संविधान सभा क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, संविधान सभा में कैसे मेंबर बनाए जाएंगे, किस तरह से मेंबरशिप खत्म होगी, कौन इस्तीफा देगा, प्रश्न किस तरह से उठाए जाएंगे, संशोधन किस तरह से रखे जाएंगे। इन सब के संदर्भ में हमारी संविधान सभा के 15 सदस्यों की समिति जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, उस समिति ने नियम बनाए थे। इसलिए ये हमारे नियम है, ये हमारे नियम है। पहले सत्र में हम लोगों ने नियम बना लिए थे, हालांकि उस समय हम लोग गुलाम जरूर थे, लेकिन हमारी संविधान सभा के प्रथम सत्र की बहस को अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विचार रखे थे उससे ये साफ साफ हो रहा है कि हमारी संविधान सभा फ्रॉम वेरी फर्स्ट ऑफ डे सर्वसत्ता संपन्न थी और संविधान के निर्माण के संदर्भ में उन पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी। अगर बंदिश होती तो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को नहीं आता। अगर बंदिशें होती तो 22 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित नहीं होता। अगर बंदिशें होती तो मुस्लिम लीग द्वारा बैठकों का बहिष्कार किए जाने के बाद में भी संविधान सभा की बैठकें नहीं होती। अगर बंदिशें होती तो संविधान सभा की बैठक ही 9 दिसंबर को नहीं होती। तो हमारे ऊपर बंदिशें नहीं थी, देश भले गुलाम था, लेकिन संविधान सभा के संदर्भ में एक बार जब गठित हो गई तो इसके बाद तो नियम कायदे हम ही लोगों ने बनाए थे। ये बिल्कुल बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, के संतानम साहब हमारी संविधान सभा की क्या हैसियत है वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से तो उसकी एक ही हैसियत है कि उसको संविधान का निर्माण करना चाहिए। मेरा खुद का मत है कि उसकी सिर्फ एक हैसियत है और वह है संविधान निर्माण की। भारतीय स्वाधीनता एक्ट ये कौन सा एक्ट है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। एक रिंकेश जी ने कहा जब सभा संसद के रूप में कार्य करती थी उसमें महिला सदस्य भी शामिल थी तो मंत्रालय भी था उनके पास, क्यों नहीं था बिल्कुल। भूल रहे हैं क्या? सुचित्रा कृपलानी जी मंत्री नहीं थी क्या? राजकुमारी अमृता कौर मंत्री नहीं थी क्या? राजकुमारी अमृता कौर तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, पर हमें अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं रिंकेश जी। अभी तो 17 नवंबर 1947 आया ही नहीं है, अभी हम 20 अगस्त 1947 पर हैं। तो अभी संसद के रूप में काम करना है कि नहीं करना है वो तो आगे की बात है, राइट। चलिए, भारतीय स्वाधीनता एक्ट के अनुसार कहा गया कि उपनिवेश की व्यवस्थापिका सभा के अधिकार पहले उपनिवेश की संविधान सभा द्वारा प्रयोग में लाए जा सके। वो कह रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट है संविधान सभा ही पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ। अगर आपने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ रखा है तो आपको मालूम रहेगा। यह वही सभा है, एक अविभाज्य संपूर्ण सभा, जिसे औपनिवेशिक व्यवस्थापिका सभा के अधिकारों का प्रयोग करना है। अतएव इस सभा को दो रूपों में विभक्त करने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मेरा विचार है कि यह कहना
गैर कानूनी है कि ये सभा आज तो संविधान सभा है और कल व्यवस्थापिका सभा। अब देखिए साहब, गजब की बहस हो रही है। के संतानम साहब कह रहा है कि मेरे हिसाब तो संविधान सभा का एक ही काम है, क्या? संविधान का निर्माण करना। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कहता है कि संविधान सभा जो है पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। तो वो कह रहे हैं कि जब संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी, इसका सीधा सा मतलब है कि संविधान सभा ही पार्लियामेंट है। के संतानम साहब कह रहे हैं कि संविधान सभा ही पार्लियामेंट है। इसलिए ऐसा मत कहो कि एक दिन संविधान सभा संविधान के निर्माण का काम करेगी और दूसरे दिन संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी, ऐसा मत कहो। ऐसा के संतानम साहब कह रहे हैं, जबकि होगा ऐसा ही। आप लोग जानते हैं बाद में ऐसा ही होगा आगे जाकर। सुविधा के लिए हम कुछ समय एक कार्य और कुछ समय के लिए दूसरे कार्य में लगा सकते हैं, और यदि आवश्यक हो तो हम नियमों को दो नियम भी बना सकते हैं। मैं नहीं समझता ये बात पैदा करना किसी के लिए जायज है कि चूंकि आज व्यवस्थापिका सभा नहीं है इसलिए उसमें कोई ऐसा विशेष प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, और कल वह केवल व्यवस्थापिका सभा ही है इसलिए दूसरे प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। वो कह रहे हैं ये दीवार मत खींचो। के संतानम साहब कह रहे हैं ये दीवार मत खींचो कि आज ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, कल वो प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। सब प्रकार के प्रश्न उठाए जा सकते हैं क्योंकि संविधान सभा ही संसद है, क्योंकि शक्तिमान ही समझ गए ना। चलिए आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं। हमें इसे एक संस्था के रूप में समझना चाहिए। इन दोनों कार्यों के नियंत्रण के लिए कार्यविधि संबंधी नियम तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कल प्रश्न आएगा कि संविधान सभा संविधान का निर्माण काम करेगी या व्यवस्थापिका के रूप में काम करेगी। इसके ऊपर कमेटी बनाने की बात किसने कही थी पहली बार? के संतानम साहब ने। क्या कहा? वापस सुनिएगा, जरा सुनिएगा। हमें इसे एक संस्था के रूप में समझना चाहिए। इन दोनों कार्यों के नियंत्रण के लिए कार्य विधि संबंधी नियम बनाने के लिए, नियम तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है, और आज एक कमेटी बनेगी। ऐसा सुझाव किसने दिया था? के संतानम साहब ने दिया था। वाह! इसलिए मेरा सुझाव है इस सभा की हैसियत के संदर्भ में आज उचित समय से पूर्व कोई निर्णय ना किया जाना चाहिए और ना ही कोई व्यवस्था दी जानी चाहिए। वकीलों को इस विषय पर सावधानी से विचार करना चाहिए और हमें किसी बात में बंद नहीं जाना चाहिए कि अनेक प्रकार की कठिनाई उपस्थित हो जाए। इसलिए आप ऐसा करिए कि संविधान सभा ही संसद है या संविधान सभा केवल संविधान के निर्माण का कार्य करेगी। इसलिए इस पर ऐसा करो, एक कमेटी बना लो जिसमें वकील हो, वो ढंग से जो बात बताए उसको हम लोग मान लेंगे। अभी किसी भी प्रकार का निर्णय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न यह है कि शक्तिमान ही गंगाधर है या गंगाधर ही शक्तिमान है? प्रश्न यह है, आज इसका खुलासा किया जाएगा। अब आ रहे हैं तजमुल हुसैन साहब, जो कि बिहार से है, मुस्लिम लीग से है। वो क्या कह रहे हैं? अब श्रीमान, हम यहाँ संविधान सभा के सदस्यों के रूप में उपस्थित हैं। निसंदेह 15 अगस्त को हमने यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों के रूप में अधिकार ग्रहण किया था, किंतु आप द्वारा आज हम संविधान सभा के अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए थे, न कि यूनियन की पार्लियामेंट के रूप में। अरे यार, मतलब क्या लोग थे वो, संविधान सभा के क्या लोग थे वे, क्या तर्क दे रहे हैं तजमुल हुसैन साहब के साहब, हम संविधान सभा के मेंबर हैं। और साहब, आपने जब आज हमको बुलाया ना, तो संविधान सभा के मेंबर के रूप में बुलाया आपने निमंत्रण पत्र जो हमको भेजा है वो भेजा है नाश्ते करने का। साहब, हम लंच या डिनर नहीं कर सकते हैं, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को। आपने निमंत्रण पत्र में तो लिखा था कि आप हाईटी के लिए आमंत्रित हैं, और यहां बात कही जा रही साहब लंच भी हम करेंगे, डिनर भी हम करेंगे। इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे है? तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। वापस जरा देखिएगा कि आपने हमको निमंत्रण पार्लियामेंट के सदस्यों के रूप में नहीं दिया, आपने हमें संविधान सभा के सदस्यों के रूप में इन्विटेशन दिया। श्रीमान, हम लोग यहाँ इस सभा द्वारा निर्मित कार्यविधि के नियमों और स्थायी आदेशों से अनुशासित होते हैं। अन्य कोई नियम नहीं है जिससे कि हम अनुशासित हो, हम केवल इन्हीं नियमों में बंधे हुए हैं। आज हम संविधान सभा के सदस्यों के रूप में बैठक कर रहे हैं, न कि पार्लियामेंट के सदस्यों के रूप में, क्योंकि यदि हम पार्लियामेंट की बैठक कर रहे होते तो भारत सरकार के सब मंत्रियों को यहां उपस्थित होना पड़ता। क्या बात कही है तजमुल हुसैन साहब। कहा साहब, अगर हम पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे होते तो आज भारत सरकार के सारे मंत्री यहां उपस्थित होते। साहब, यहां सब कोई मंत्री उपस्थित नहीं है, थोड़े बहुत लोग उपस्थित हैं, और जो संविधान सभा के मेंबर है वो उपस्थित है, तो हम पार्लियामेंट के रूप में काम कैसे कर सकते हैं यार?
क्या लोग थे, क्या तर्क देते थे, कितनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, क्या विजन था उनका, कितने पढ़े लिखे थे, कितने विधि के जानकार थे, अपने अपने विषय के विशेषज्ञ थे। आपको यही तो बताने के लिए हम इस प्रकार की बहस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए साथियों। बात आगे बढ़े, वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान फर्ज कीजिए। अब जरा देखिएगा कितना गजब का तर्क दे रहे हैं। श्रीमान फर्ज कीजिए, सार्वजनिक शिक्षा के संदर्भ में एक अत्यधिक तत्काल महत्व के प्रश्न पर यहां विचार होता है और ऐसी दिशा में आप शिक्षा विभाग के इंचार्ज सदस्य की उपस्थिति यहां चाहेंगे। वो कह रहे हैं साहब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि संविधान सभा को अगर आप पार्लियामेंट का रूप प्रदान कर रहे हैं और यहां शिक्षा का महत्व पर कोई चर्चा चल रही है, शिक्षा के संदर्भ में कोई विषय पर चर्चा चल रही है, शिक्षा मंत्री नहीं है, शिक्षा मंत्री नहीं है। क्यों विजय जी, विजय यादव साहब, सही बात है कि नहीं है भाई? शिक्षा के विषय पर चर्चा चल रही है तो शिक्षा मंत्री को तो यहां होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो यहां का मेंबर ही नहीं है संविधान सभा का, तो वो कैसे आएगा? लॉजिक है, लॉजिक है। क्या गजब के लोग थे। आगे जरा देखिएगा, फिर वो क्या करें, किंतु वे यहां उपस्थित नहीं हो सकते क्योंकि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं है। इसलिए मेरा अर्ज है कि यद्यपि विचाराधीन विषय निसंदेह बड़े महत्व का है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को उसके संदर्भ में कोई गंभीर कार्रवाई करनी है, किंतु अपने नियमों के अनुसार इस विषय का विचार विमर्श करने की हमारी ताकत नहीं है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रश्न है, बड़ा महत्व का प्रश्न है और बिल्कुल उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, लेकिन साहब ये हमारी सीमाओं में नहीं है, ये विषय हमारा नहीं है, हमको तो संविधान का निर्माण का काम करना चाहिए। आगे कह रहे हैं इसलिए व्यवस्था संबंधी मेरी बात यह है कि हम यहां संविधान सभा के सदस्यों के रूप में बैठक कर रहे हैं और इस रूप में हम स्वयं अपने नियमों में बंधे हैं और उपस्थित विषय का विचार नहीं कर सकते, तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, बढ़िया सा उदाहरण देता हूं जो मेरे भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि से वो मेरी बात को समझेंगे। देखिए गांव में जब शादी होती है तो जिस दिन घी पिलाया जाता है उस दिन हम पूरे गांव को आमंत्रित करते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि, उस दिन पूरा गांव को आमंत्रित करते हैं। बच्चे को या गुड़िया की जिसकी शादी है उसको घी पिलाया जाता है, उसके बाद में सब लोगों के बीच में गुड़ या जो भी मिठाई होती है वो बांटी जाती है। पता है ना सबको, गुड़ बांटा जाता है। अब आपको मालूम है कि जिस दिन हमारे गांव में घी पिलाया जाता है बच्चे या लड़का लड़की जिसको भी, उस दिन घर में लापसी भी बनती है, शुभ मुहूर्त की मानी जाती है, लापसी बनती है। वो लापसी सबके लिए थोड़ी बनती है, वो लापसी तो घर में जो 40 50 100 मेंबर जो घर के जो खास जो रिश्तेदार है उन्हीं लोगों के लिए बनती है। तो आपको बुलाया गया गुड़ के लिए, लापसी के लिए नहीं बुलाया गया है। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पाए? यस, तो ये समझना है। फिर आ रहे हैं धुलेकर साहब। कौन से धुलेकर साहब? आरवी धुलेकर साहब। 10 दिसंबर 1946 संविधान सभा में क्या कहते हैं? जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता उसको संविधान सभा का मेंबर बनने का कोई हक नहीं है और बेहतर तो यह होगा कि वो संविधान सभा की बैठक से बाहर चला जाए। वो आरवी धुलेकर साहब क्या कह रहे हैं? आरवी धुलेकर साहब, सभापति जी जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी जो व्यवस्था संबंधी प्रश्न जो रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। एलए धुलेकर साहब कह रहे हैं जो व्यवस्था संबंधी प्रश्न जो रखा गया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। जैसे ये कप चाय का है, ये चाय पी रहा हूं मैं, ये चाय मेरे लिए है, आपके लिए सुनना है, चाय आपके लिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्य संविधान का निर्माण का काम करेंगे, संसद के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चाय मैंने आपको ऑफर भी कर दी तो आप तक पहुंच नहीं सकती चाय। तो अगर शिक्षा के संदर्भ में प्रश्न अगर पूछा भी गया तो शिक्षा मंत्री भी जब उपस्थित नहीं है तो जवाब कौन देगा? इसलिए आप चाय नहीं पी सकते, आप केवल सुनने का काम करेंगे। कड़ेला साहब क्या कह रहे हैं? धुलेकर साहब ने तो पहले ही दिल जीत लिया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए अब धुलेकर साहब कह रहे हैं कि साहब मैं व्यवस्था संबंधी जो प्रश्न उठाया गया उससे सहमत नहीं हूं। तो धुलेकर साहब के क्या तर्क है? धुलेकर साहब, हाँ अच्छा लगा उदाहरण, मजा आ गया सब दोस्तों को, वेरी नाइस। चलिए चलिए भी एक्चुअली में हमारा उद्देश्य यह है कि आप सब लोगों को ये बातें समझ में आनी चाहिए। बहुत क्लिष्ट भाषा है, बहुत रेयर टू रेयर मैटर मिलता है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब लोग जुड़े रहें और संविधान सभा की जो बारीकियां हैं, अगर मेरे साधारण उदाहरणों से, मेरे घर और गांव के उदाहरणों से अगर आपको कोई बात समझ में आती है तो इसमें क्या दिक्कत है। और अगर इससे मैं कहीं
ठेठ ग्रामीण दिखता हूं, गंवार दिखता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना उद्देश्य यह है कि अपने को बात समझ में आनी चाहिए, यह जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख के बाद से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्ण अधिकार रखती है। अब धुलेकर साहब पहले की तरह बैटिंग करने लग जाएंगे। वो कह रहे हैं साहब ये कहना गलत है कि हमारे पास अधिकार नहीं है, हम उस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते, उस पर चर्चा नहीं कर सकते। वो कह रहे साहब बिल्कुल गलत बात है, 15 अगस्त के बाद सारी ताकत हमारे पास आ गई है। कौन कह रहे? धुलेकर साहब। अब इसकी दो सूरत नहीं है। 15 तारीख के पहले यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और उस समय यह कहा जा सकता था कि इसे इस तरह के अधिकार नहीं है जिनसे यह कानून बना सके या जो अधिकार उसके शासन का हो उसमें रद्द-बदल कर सके। 15 तारीख के बाद इसके पास संपूर्ण अधिकार आ गए हैं और अब वह कानून भी बना सकती है। धुलेकर साहब ये कह रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर जो प्रश्न आया है उस पर चर्चा आज होगी और सदन के नेता को आज जवाब देना होगा, ऐसा धुलेकर साहब कह रहे हैं। एक और भी सवाल उठाया गया है कि 15 तारीख को यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 20 तारीख के लिए बुलाई गई है। मेरा कहना यह है कि संपूर्ण अधिकार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिए गए हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। जिस वक्त हम यहां बैठेंगे उस वक्त हर समय हर एक काम हम कर सकते हैं। अभी संविधान सभा के एक मेंबर ने कहा कि हमको तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में बुलाया गया, संसद के सदस्य के रूप में थोड़ी बुलाया गया। तो धुलेकर साहब कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जब हम लोगों को यह कहा गया कि 20 अगस्त को आप आना, तो हम उस दिन संविधान सभा जो थी वो सर्वसत्ता संपन्न संविधान सभा थी, इसलिए हमको बुला दिया गया, तो अब हम सारे अधिकार रखते हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसका मतलब अगर घी पिलाने के लिए बुलाया है तो गुड़ देने से काम नहीं चलेगा, हमको लापसी भी खिलानी पड़ेगी। और लापसी खाने के हम अधिकारी उसी दिन से बन गए थे जिस दिन आपने हमको इनविटेशन कार्ड दिया था। इसलिए भाई साहब गुड़ तो एक हाथ में दे दो, दूसरी थाली भी परोस लो, हमको लापसी भी खाने दीजिए। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? धुलेकर साहब कह रहे हैं कि संविधान सभा सर्वसत्ता संपन्न है क्योंकि वह संसद बन गई है, उसे कानून बनाने का अधिकार है। 14 अगस्त की रात को ही हमको ये सारे पावर मिल गए थे, इसलिए ये कहना कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं भारत में संविधान सभा के सदस्य के रूप में, क्योंकि वही संविधान सभा है जो संविधान का निर्माण करेगी और वही संसद है जो देश के लिए कानून का निर्माण करेगी। ऐसे धुलेकर साहब के तर्क है। अब आ रहे टी प्रकाशम, वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा, मद्रास से है। श्रीमान ये कहना गलत है कि संविधान सभा की इस सर्वसत्ता युक्त संस्था की हैसियत एक है। 15 अगस्त के बाद से यह संस्था न केवल संविधान निर्मित करने के संदर्भ में बल्कि सर्वसत्ता युक्त व्यवस्थापिका सभा के रूप में भी आवश्यक कार्य करने के लिए सर्वसत्ता संपन्न संस्था बन गई है। अब श्रीमान मेरी कोई ऐसी बात है जो सर्वसत्ता युक्त व्यवस्थापिका के सामने रखी जाने की है और जिसका संविधान निर्माण से बहुत निकट संबंध है। मेरे मतानुसार जब तक भी बातें व्यवस्थापिका सभा में तय नहीं हो जाती, संविधान निर्माण का ये कार्य भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस सभा की हैसियत डबल रोल की होनी चाहिए ताकि जब जरूरत हो ये सभा संविधान निर्माण के संदर्भ में समय व्यर्थ ना कर सके और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर सके, ऐसा वे कह रहे हैं। अब अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा की, हम चर्चा कर रहे हैं संविधान सभा की भूमिका के संदर्भ में। मैंने आपको आज पहले कह दिया कि 20 अगस्त 1947 को अरे ये कहां का फोटो दिख रहा है भाई, ये बच्चे कहां हैं बैठे हैं? क्या बात है, सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित साहब ने बच्चों को जोड़ दिया है। अरे वाह, ये कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे हैं बावड़ी स्कूल के। अरे वाह क्या बात है, जोधपुर के निकट हमारे बावड़ी गांव है और बावड़ी में सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित हमारे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर है और वो अपने बच्चों को, ओहो क्या बात है, मैं भी दिख रहा हूँ, क्या बात है। बच्चों को दिखाओ जरा, सुरेंद्र जी बच्चों को दिखाइए। आज नो बैग डे है, क्या बात है, आज फिर शनिवार, ओहो आज शनिवार है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग संविधान सभा की कार्यवाही को देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
अरे स्क्रीन शेयर कीजिए, ये जूम वालों को तो नहीं दिखेगी पर यूट्यूब के साथियों को दिखेगी। देखो बेटा देख लो, यूट्यूब वाले जो जुड़े हुए हैं वो ध्यान से देखिएगा। हमारे जोधपुर के लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव है बावड़ी, और बावड़ी के ये बच्चे जो है, आज शनिवार है और शनिवार होने की वजह से आज वो संविधान सभा की हमारी ये जो वर्कशॉप है उस वर्कशॉप को देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? क्या बात है, क्या बात है, सबने हाथ खड़े कर लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो ये 11-12 के बच्चे होंगे, बिल्कुल स्कूल के बच्चे हैं और संविधान सभा की हूबहू कार्यवाही को देख रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए बिल्कुल, अच्छा जूम वालों को भी दिख रहा है, क्या बात है, जूम वालों को भी दिख रहा है, यूट्यूब वालों को भी दिख रहा है, गजब की बात है भाई, मान गए। तो बेटा देखो, आपको आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। ये जो बच्चे हैं बेटा, आप लोगों को आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यूट्यूब पर हमारे हजारों साथी देख रहे हैं, जूम पर आपको साथी देख रहे हैं और संविधान सभा की आप कार्यवाही से परिचित हो रहे हैं। संविधान सभा हमारी जो है वो 5वां सत्र संविधान सभा का चल रहा है और उसमें 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उसको आप हूबहू देख रहे हैं। आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं कि आपके पास ऐसे टीचर्स हैं। ये विद्यालय के लिए बड़ा गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय में इस प्रकार के टीचर्स हैं जो अपने बच्चों को संविधान सभा की जो कार्यवाही है उससे परिचित करवा रहे हैं। हमारे यूट्यूब के जो साथी है, जो जूम के जो साथी है, उनको ये मालूम पड़ना चाहिए कि स्कूलों में इस प्रकार का काम भी हो रहा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं संविधान सभा में 20 अगस्त 1947 को क्या हुआ। चर्चा चल रही है कि क्या संविधान सभा केवल संविधान के निर्माण का काम ही करे या संविधान सभा व्यवस्थापिका यानी संसद के रूप में भी काम कर सके। संविधान सभा के कई सदस्यों का यह तर्क है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी संविधान सभा को वे सारी ताकत मिल गई जिसके आधार पर संविधान सभा संसद के रूप में काम कर सकती है, संविधान सभा कानून के निर्माण का भी काम कर सकती है। संविधान सभा के इस सभा का कि वह सभा की हैसियत के संदर्भ में दो प्रश्न उठाए गए कि सभा की क्या हैसियत है और दूसरा प्रश्न उन घटनाओं के संदर्भ में है जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर हुई है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि दो प्रश्न हमारे सामने हैं। तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से निवेदन करूंगा कि वे इस विषय पर कुछ बात करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 20 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने दो प्रश्न हैं। एक, संविधान सभा क्या कर सकती है और दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर देश भर में कुछ घटनाएं हुई है। आगरा में हुई है, हैदराबाद में हुई है, जबलपुर में हुई है। उन घटनाओं पर संविधान सभा के सदस्य थोड़े से आक्रोशित है। वो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलना है। प्रश्न ये भी है कि क्या वे इस विषय पर बोल सकते हैं। कुछ चर्चा हुई है। आखिर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नेहरू जी को बुलाया और कहा कि आप अपना कुछ भी छोटा सा संबोधन है वो इस विषय पर दीजिए। क्या कह रहे हैं नेहरू जी, जरा सुनिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निश्चय नहीं कर पाया हूं कि इन प्रश्नों में से किसे हमें पहले लेना चाहिए। इनमें से कौन सा विषय हमें पहले लेना चाहिए ये हम निश्चय नहीं कर पाए। मुझे एक अड़चन रही है। जो कुछ भी इस सभा में कहा गया है उसे मैं बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करता रहा, पर यदि मोटे तौर पर कहा जाए तो जो कुछ भी कहा गया है उसका मैंने केवल 1/4 ही भाग ही सुन पाया हूं। उस समय हमारी जैसी सुविधाएं नहीं थी। उस समय सूचना प्रौद्योगिकी का इतना विस्तार नहीं हो रखा था। उस समय शानदार ऑडियो वीडियो तल इसको यह भी कह रहे हैं कि संविधान सभा जो है सर्वसत्ता संपन्न है, उसको सभी प्रकार के नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन जो नियम बना दिए गए हैं उन नियमों की पालना तो करनी पड़ेगी। हम अपने नियमों को बदल सकते हैं लेकिन फिलहाल नियम बदले हुए नहीं है। जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। वो फिर आगे कह रहे हैं यदि वह चाहे तो उन्हें बदल भी सकती है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि वह चाहे तो कल से या और किसी समय से इस सभा को अपना काम एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में चला सकने का अधिकार है, किंतु ऐसा करने से पहले उसे इसका निश्चय करना पड़ेगा। पंडित नेहरू जी ने कहा कि संविधान सभा सर्वसत्ता संपन्न है, उसके नियम है, नियमों को हम बदल सकते हैं, लेकिन आज के जो नियम है वो नियम हमारी कुछ सीमाओं को बांधते हैं। उन नियमों को बदले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। नियम हम बदल सकते हैं, पहले नियम तो बदलें, फिर इसके बाद में हम कुछ भी कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कह रहे हैं। आगे जरा देखिए, वो कह रहे हैं मैं अर्ज करूंगा कि हमारे लिए ठीक रास्ता यह है कि सभापति महोदय एक छोटी सी कमेटी नियुक्त कर दे। वाह, जिस तरह से के संथानम साहब ने यह कहा था
कि संविधान सभा को किस तरह से व्यवस्थापिका के रूप में बदला जाएगा, इसका निर्णय करने के लिए हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर एक कमेटी गठित कर देनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक छोटी सी कमेटी बना देनी चाहिए जो यह तय करेगी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसमें वकील होंगे, कौन होंगे, अभी इस विषय पर चर्चा करेंगे। वो आगे कह रहे हैं ये जो कमेटी बनेगी जो 2-3 दिन में हमें अपनी रिपोर्ट दे सकती है कि मध्यवर्ती काल के लिए हमें क्या नियम रखने चाहिए। जो हमारा वर्तमान स्वरूप है उस रूप में हमारी एक व्यवस्थापिका सभा की भांति कार्य करने में एक स्पष्ट कठिनाई है। उदाहरणतः प्रश्न किए जा सकते हैं जिनका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्रियों को देने होंगे। वो कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि साहब अभी जो नियम है उन नियमों के तहत संविधान सभा को व्यवस्थापिका के रूप में बदलने में एक कठिनाई है। और वो कठिनाई क्या है कि अगर कोई प्रश्न पूछा गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की तरफ वो देखकर कह रहे हैं कि सर आपसे ही प्रश्न पूछ लिया गया तो क्या करोगे? आप हमारी सरकार में खाद्यान्न मंत्री है, आप हमारी सरकार में खाद्यान्न मंत्री है और सर आपसे ही प्रश्न पूछ लिया गया तो फिर आप क्या करोगे? आप तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो कह रहे हैं उदाहरण के लिए प्रश्न किए जा सकते हैं जिनका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्रियों को देना है। श्रीमान आप स्वयं सरकार के एक सदस्य हैं और यदि खाद्यान्न या कृषि विभाग के संदर्भ में खाद्यान्न और कृषि विभाग से संबंध रखने वाला कोई प्रश्न किया जाए तो क्या उसका उत्तर अध्यक्ष देगा या फिर कोई और देगा? संविधान सभा के आप अध्यक्ष हैं, आपको कृषि से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो फिर जवाब कौन देगा? क्योंकि आप तो कृषि मंत्री हैं, आप खुद खाद्यान्न मंत्री हैं, आप हमारी सरकार के मंत्री हैं और आपसे प्रश्न पूछ लिया गया तो फिर उसका जवाब कौन देगा? तो पहले नियम तो बनाओ कि संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी तो किस प्रकार से करेगी। इसके लिए पहले नियम बनाने पड़ेंगे। अभी नियम नहीं बनाए, हमने जो नियम बनाए उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमको काम करना पड़ेगा। हालांकि हमको इस बात का अधिकार है कि हम नियमों में बदलाव कर सकते हैं। हाँ, इस दिन मंत्रालय थे ना मनोहर भाई? बिल्कुल, मनोहर भाई ने एक प्रश्न पूछा कि सर क्या इस दिन भी मंत्रालय थे? अरे मंत्रालय थे ना। खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय कृषि मंत्री थे, खाद्यान्न मंत्री थे, और राजकुमारी अमृता कौर जी उस समय भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब उस समय भारत के विधि मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय भारत के उद्योग मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को ही हमारी सरकार गठित हो गई थी, विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया था मनोहर भाई, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। एक कठिनाई पैदा हो जाती है, अनेक मंत्री इस सभा के सदस्य नहीं है। वाह, नेहरू जी ने एक और बात कही कि साहब मेरी सरकार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंत्री तो है लेकिन सभा के सदस्य नहीं है, और जब वो सभा के सदस्य नहीं है तो उनसे संबंधित प्रश्नों का जवाब कौन देगा? साहब पहले इसके बारे में कुछ नियम तो बनाओ, इसके बारे में कुछ नियम तो बनाओ। फिर वो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि मौजूदा नियमों के अनुसार भी वे इस सभा में उपस्थित हो सकेंगे और बिना मत दिए बोल सकते हैं, किंतु एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में हमारे काम कर सकने से पहले इन सारी बातों पर विचार करना और उन्हें साफ करना होगा। फिर वो आगे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं साहब मेरे सरकार में जो कुछ मंत्री हैं वो संविधान सभा के मेंबर नहीं है, लेकिन वो आगे क्या कह रहे हैं, मुझे मालूम है कि वो मेरी सरकार के जो मंत्री हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं है वे भी सभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वे बोल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वे वोट नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब पहले नियम तो बना लो, नियम बना लीजिए, नियम बनाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं एक व्यवस्थापिका सभा के रूप में हमारे काम कर सकने से पहले इन सारी बातों पर विचार करना और उन्हें साफ करना होगा। इसमें संदेह नहीं है कि हम जो चाहे नियम बना सकते हैं, यदि हमें पसंद हो तो हम मंत्रियों से यहाँ आने और इस सभा के सदस्यों के रूप में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसलिए मेरा अर्ज यह है कि सभापति महोदय को एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिए जो 3 दिन में हमें रिपोर्ट दे सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि साहब इस संदर्भ में जो नियम बनाने हैं उन नियमों के संदर्भ में आप एक समिति बना लीजिए जो 3-4 दिन में रिपोर्ट दे दे। वो समिति में लॉयर्स होंगे, अच्छे अच्छे वकील होंगे, तो वो बहुत ढंग से इस पर मेहनत करके जो नियम बनाएंगे हम उन नियमों को मान लेंगे। तो नियम बनाइए ऐसे, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ये स्क्रीन में इसको लाइए, बच्चों को ये दिख रहा है? चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये पंडित नेहरू जी का जो भाषण है, अब वो आगे कुछ घटनाएं जो घटी है जबलपुर, आगरा, कानपुर में, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अभी कुछ सदस्यों द्वारा किए गए प्रश्नों के संदर्भ में स्थिति यह है
कि उनमें कुछ को तो मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पाया। सेठ गोविंदास ने कुछ कहा था, किंतु सिवाय इसके कि उन्होंने जबलपुर के संदर्भ में कुछ कहा था, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया कि जबलपुर में क्या हुआ। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की, पर मुझे दुख है कि शायद अपनी स्वर्ण शक्ति, मेरी कानों की जो शक्ति है, इसकी वजह से मैं कुछ सुन नहीं सका, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे सदस्य की बात भी मैं आसानी से नहीं सुन सका, किंतु संक्षेप में यह कहूंगा कि साफ यह है कि सभा के ही समान सरकार भी इस बात को अत्यधिक से अत्यधिक महत्व देती है कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान होना चाहिए और उसके किसी भी असम्मान की, वह चाहे जहां हुआ हो, अवश्य जांच होनी चाहिए तथा उस पर जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। आगरे के किले में हुई किसी घटना के संदर्भ में जिन 2-3 बातों की सूचना दी गई है, उनकी जांच की जा रही है। मुझे विश्वास है कि संयुक्त प्रांतीय सरकार, पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि कुछ बातें मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आगरा में जो कुछ हुआ और जबलपुर में जो कुछ हुआ उसकी जांच की जाएगी और हमारी सरकार भी उसी तरह से, जिस तरह से संविधान सभा इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है, उसी तरह से मेरी सरकार भी इस विषय को लेकर चिंतित है और हमें पूरा विश्वास है कि संयुक्त प्रांत की सरकार इतना बोलते हैं कि बीच में बोल जाते हैं। श्री बालकृष्ण शर्मा जी वो कह रहे हैं कि क्या मैं आपको ये पूछ सकता हूं कि जो मैंने आपको तार भेजे थे, उस समय तार ही थे, उस समय कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, उस समय कोई मेल तो था नहीं, उस समय कोई टेलीग्राम तो था नहीं, समझ रहे, उस समय कोई फेसबुक तो था नहीं, उस समय तार भेजे जाते थे। क्या भेजे जाते थे? तार। तो बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने आपको कुछ तार भेजे, वो पढ़े क्या आपने? ऐसा बालकृष्ण शर्मा जी कह रहे हैं। नेहरू जी क्या जवाब दे रहे हैं, जरा सुनना और आप अंदाज लगाना कि नेहरू जी के पास उस समय कितने तार आते थे। जरा देखिएगा नेहरू जी क्या कह रहे हैं। मैं ये तुरंत तो नहीं बता सकता था, मैं तुरंत तो नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 4 या 5 दिनों में मुझे 7000 तार प्राप्त हुए हैं। क्या कह रहे? 7000 तार मुझे मिले। अरे उस समय एक लाइन का तार आता था। ये तार क्या है, एक मेरी बहन पूछ रही है। तार क्या भाई? वो वायर वाला तार नहीं है, उस समय तार से ही मैसेज आते थे। वो कह रहे कि भाई मैं कुछ निश्चित रूप से तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 4-5 दिनों में मुझे 7000 तार मिले, तो मैं अपने कार्यालय से इसकी जांच करवाऊंगा और फौरन ये बता सकना कुछ कठिन है कि मुझे वह तार मिला था जो आपने भेजा है। एक व्यक्ति के लिए या कई व्यक्तियों के समूह के लिए भी उन्हें छांटना या तेजी से पढ़ सकना वस्तुतः असंभव है। हम उनका काम पूरी तरह से तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा 7000 तार आए हैं। अब 7000 तार मेरे लिए 4-5 दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैंने टीम लगा रखी है और टीम के लिए भी बहुत असंभव है कि आपने जो तार भेजा उसको ढूंढ कर वो बता सके, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम पढ़ रहे हैं उनको। इन घटनाओं के संदर्भ में हम संयुक्त प्रांतीय सरकार से जांच करवा रहे हैं और मुझे पक्का मालूम है कि हमारा रक्षा विभाग भी जांच कर रहा है और हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जितने में एक माननीय सदस्य ने बोल दिया, अरे हैदराबाद का क्या हुआ, उस पर भी तो कुछ बोल दीजिए, हैदराबाद का क्या हुआ? तो नेहरू जी कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि हैदराबाद के मामले में हमारे रियासती विभाग ने तुरंत जांच की है और हैदराबाद सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया है कि राष्ट्रीय झंडे का कोई अपमान हुआ है। उसने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय झंडे को उसने सर्वत्र फहराया है और निश्चय ही उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है जो आप कह रहे हैं। ऐसा पंडित नेहरू जी हैदराबाद की घटना के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनका जवाब देते हुए कह रहे हैं। ये कौन मित्र है भाई? ये हरमन राम जी सीनियर टीचर है। कहां पर है हरमन राम जी? इनको जरा बताओ। क्या बात है, आज तो शनिवार के दिन, वाह, संविधान सभा की चर्चा ही चर्चा है। हरमन राम जी कहां पर हैं? उनकी भी पिक बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाय हाय, क्या बात है। हमारे छोटे छोटे बच्चे संविधान सभा की ये कार्रवाई देख रहे हैं। हरमन राम जी सीनियर टीचर के रूप में इन बच्चों को हूबहू संविधान सभा की ये कार्रवाई बता रहे हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? यूट्यूब के साथियों, जूम के साथियों, बच्चों के लिए कुछ शुभकामनाएं दे दीजिए। कितने प्यारे बच्चे हैं, हमारे हिंदुस्तान का ये भविष्य है। संविधान सभा की हूबहू कार्रवाई को देख रहे हैं। बच्चों, सैल्यूट है आप लोगों को, बहुत गजब का काम कर रहे हैं। और आपके टीचर्स तो खैर सैल्यूट वाले है ही है, तभी आप इन सब चीज़ों से रूबरू हो पा रहे हैं। तो हरमन राम जी सीनियर टीचर हैं और वो संपूर्ण कार्रवाई को अपने बच्चों को हूबहू दिखा रहे हैं। सत्यवान जी डोलू साहब जो है वो आपको संविधान वीर की संज्ञा दे रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये स्क्रीन शेयर है क्या जूम पर? जूम वालों दिखाई दे रही है आपको? और यूट्यूब वाले ये भी बताओ, आपको दिखाई दे रही है? बहुत खूब। स्नेहलता जी जो हमारी एक बहन है आपके लिए बहुत खूब शब्द का प्रयोग कर रही है, क्या बात है। हाँ, सुमन कुमावत जी भी कह रही है कि सबको दिखाई दे रही है। हाँ, कृपया अपना नाम, महाविद्यालय,
हाँ भाई, ये तो जो जूम का जो आपके पास जो अभी फीडबैक आएगा आज वो हिंदी में आएगा, तो अपना नाम और अपना महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी जहाँ का भी है, स्कूल वगैरह जो भी है, उसको एकदम सही ढंग से लिखे ताकि सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत थम्स अप आ रहे हैं, वेरी नाइस, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। तो हैदराबाद के संदर्भ में भी पंडित नेहरू जी ने जवाब दे दिया। अब अध्यक्ष आप क्या करें? अब मैं समझता हूं कि सभा की जो हैसियत है और कार्य का जो प्रश्न है उस पर चर्चा हो गई है, और वो कह रहे हैं कि हमें उन नियमों को जो हमें यहाँ पर कार्य संचालन के लिए बनाने हैं तथा स्वाधीनता कानून जो बनाना है उस पर विचार करने के लिए हम एक कमेटी बना लेते हैं। तो माननीय सदस्य कहते हैं हाँ हाँ बना लीजिए। ठीक है, अध्यक्ष आप कह रहे हैं चूंकि सभा राजी है इसलिए उप कमेटी के सदस्यों के नामों की मैं घोषणा आज दिन में कर दूंगा और कमेटी से हम अनुरोध करेंगे कि वह यथासंभव अपनी रिपोर्ट दें। बस राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में जो कुछ बातें हुई, संविधान सभा की हैसियत के संदर्भ में जो बातें हुई, संविधान सभा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, इस विषय पर जो बातें हुई उस पर कमेटी बनाने का निर्णय कर लिया गया है। आज संविधान सभा में 3-4 लोगों की एक कमेटी बन जाएगी। कमेटी में मेंबर कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा थोड़ी देर बाद में मैं इसकी घोषणा कर दूंगा। तो देखेंगे कमेटी में मेंबर कौन कौन आ रहे हैं। इसके बाद में विश्वनाथ दास जी आए जो कि उड़ीसा के हैं। वो क्या कह रहे हैं? सभा के नेता के वक्तव्य से उत्पन्न हुई एक बात, अर्थात जिस कमेटी की सिफारिश उन्होंने की है उसके विचारणीय विषय के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने ठीक ही सिफारिश की है कि जो मामले कमेटी के विचारात सुपुर्द किए जाए वे कार्यविधि के ही संबंध में होने चाहिए। मैं समझता हूं कुछ अन्य प्रश्न भी है जो उस कमेटी को दिए जाना चाहिए। इस संविधान सभा में प्रांतों तथा राज्यों के भी प्रतिनिधि है, इसलिए इन दोनों के प्रतिनिधि साथ साथ कार्य करते हैं। अब श्रीमान यदि केवल कार्यविधि का ही प्रश्न इस कमेटी के विचार सुपुर्द किया जाए तो राज्य प्रतिनिधियों को कार्य करने तथा उनके मतदान के संदर्भ में कुछ कठिनाई है। वो एक्चुअली में विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं कि जब आप एक उप कमेटी इस विषय पर गठित करने जा ही रहे हो तो देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य हैं वो भी संविधान सभा में हैं, तो उनके लिए भी कई सारी दिक्कतें आ रही है, तो उस विषय को भी इस कमेटी को दे दिया जाना चाहिए, ऐसा विश्वनाथ दास जी कह रहे हैं। तो अध्यक्ष ने कह दिया इस कमेटी के विचारणीय विषय बताते समय मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि कमेटी कौन कौन से विषय पर काम करेगी। उस समय मैं ये सारी बातों को ध्यान रखूंगा और आपने जो कहा है उसको भी मैं दे दूंगा। ये कौन सी स्कूल है यार? ये कौन सा स्कूल है भाई? ये तो बताइए। स्कूल तो आपने बता दी है। अच्छा, ये बावड़ी का ही स्कूल है, जो पूरा स्कूल का जो हॉल है उस हॉल में सारे बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, क्या बात है, बात बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। मुझे एक छोटी सी बात कहने की इजाजत दीजिए। मैं इस बात की और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सदस्यों की मेजों पर ना तो 14 अगस्त की रात को जो भाषण हुए वो है, ना 15 अगस्त की रात को क्या क्या भाषण हुए वो है। हमें कोई भाषण की कॉपी भी नहीं मिली। एचवी कामत साहब कह रहे हैं कि 14 अगस्त की रात को किस सदस्य ने क्या बोला, 15 अगस्त की सुबह को संविधान सभा में किस सदस्य ने क्या बोला, उनके भाषण की कॉपी हमारे पास नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला, खलील कुज़मा जी ने बोला, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था, हंसा मेहता जी ने बोला, उनके भाषणों की कॉपियां भी हमारे पास नहीं। तो आप हमको ये कॉपियां कब उपलब्ध करवाओगे? तो अध्यक्ष कह रहे हैं, अध्यक्ष ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बोला मैं समझता हूं अब हमको यूनियन पावर्स कमेटी का विचार शुरू कर देना चाहिए। इसी बीच में शांतनु कुमार दास उड़ीसा से आते हैं। शांतनु कुमार दास क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 अगस्त 1947 को यानी हमारे देश की आजादी के ठीक 5 दिन बाद हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बहुत सारी चर्चा संविधान सभा में देखने को आपको मिल रही है। शांतनु कुमार दास का जो प्रश्न है वो जरा सुनिएगा। शांतनु कुमार दास कह रहे हैं, श्रीमान क्या मैं आपके द्वारा इस सभा के नेता से यह मालूम कर सकता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है जिन्होंने पाकिस्तान में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है? शांतनु कुमार दास ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि मैं सदन के नेता से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार ने उन लोगों के खिलाफ में क्या एक्शन लिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान पाकिस्तान में किया है। ये प्रश्न पूछना चाहते हैं शांतनु कुमार दास सदन के नेता यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं अध्यक्ष।
वो कह रहे हैं अब हम कार्य सूची के अनुसार कार्य प्रारंभ करेंगे। यदि अन्य कोई प्रश्न है तो मैं समझता हूं उचित समय पर उस पर विचार किया जाएगा। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनके प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि अब हम आज का जो काम है उस पर चर्चा करेंगे। और सीधा उन्होंने नाम बोला श्री गोपाला स्वामी अयंगर, संविधान सभा के एक सदस्य गोपाला स्वामी अयंगर। आप लोग जानते हैं हमारा जो भारत सरकार का जो संविधान है, जिसे संघ संविधान कह रहे हैं, संघ संविधान के संदर्भ में अपनी बात को रखेंगे गोपाला स्वामी अयंगर। संविधान सभा का जो पिछला चौथा सत्र हुआ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ पर गोपाला स्वामी अयंगर साहब संघ संविधान के संदर्भ में कुछ बातें रख रहे थे। अब गोपाला स्वामी अयंगर साहब का नाम फिर पुकारा गया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। गोपाला स्वामी अयंगर इसके बाद में संघ का संविधान के संदर्भ में अपनी कुछ बातें कहेंगे। कौन सी बातें कहेंगे? वो कहेंगे कि साहब 25 जनवरी 1947 यानी संविधान सभा का जो दूसरा सत्र था, उस दूसरे सत्र के दौरान आपने संघ संविधान के संदर्भ में एक कमेटी का गठन किया था जिसके अध्यक्ष माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू है। उस कमेटी ने रिपोर्ट का एक भाग रख दिया था। पंडित नेहरू जी के बिहाफ पर कुछ बातें मैं रख रहा हूं, ऐसा गोपाला स्वामी अयंगर साहब कह रहे हैं। और अब मैं दूसरी रिपोर्ट रख रहा हूं, दूसरा जो भाग है उस कमेटी का, उसका भाग मैं रखना चाह रहा हूं, आप मुझे परमिशन दीजिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं गोपाला स्वामी अयंगर साहब। गोपाला स्वामी अयंगर ने ये बात रखी संविधान सभा में। जैसे गोपाल स्वामी ये बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं अब मुझे दूसरी रिपोर्ट रखने की आप परमिशन दीजिए। जैसे ही फीडबैक 9 बजे भेज दीजिएगा, बिल्कुल फीडबैक का जो लिंक है 9 बजे शेयर कर देना। जैसे ये बात कह रहे हैं कि एचवी कामत साहब क्या कह रहे हैं, एचवी कामत साहब एक गजब की बात बीच में बोल रहे हैं। एचवी कामत साहब कह रहे हैं साहब ये जो लाउड स्पीकर है इसमें आवाज ही नहीं आ रही है। पहला तो लाउड स्पीकर बहुत अच्छा काम कर रहा था, अभी पंडित नेहरू जी ने भी यही बात कही थी। क्या कह रहे हैं? सभापति महोदय, मेरा अर्ज है कि लाउड स्पीकर इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है जैसा कि 15 अगस्त तक काम कर रहा था। एचवी कामत साहब कह रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने हंसी मजाक में क्या बात कही, लाउड स्पीकर भी स्वतंत्रता मिलने के बाद स्वतंत्र हो गया है। लाउड स्पीकर भी आजाद हो गया है, अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा है। वो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता मिलने के बाद वे भी स्वतंत्र हो गए हैं, हम उनकी जांच कराकर उनको ठीक करने जा रहे हैं। देखो संविधान सभा में इस तरह से भी मजाक होती थी। एचवी कामत साहब ने कहा कि 15 अगस्त के बाद में लाउड स्पीकर ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हंसी करते हुए कह रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद वो भी स्वतंत्र हो गए हैं, हम इसकी जांच करेंगे कि वो ठीक ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में गोपाल स्वामी अयंगर साहब कह रहे हैं कि साहब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें से हमको बहुत सारी बातों को लेना है। आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ, भारत का संविधान का जो निर्माण हुआ उसमें 1935 के अधिनियम की बहुत बड़ी भूमिका है। तो 1935 के अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान भारत के संविधान में आज भी आपको दिखाई दे रहे हैं। 60% प्रोविजंस जो है एज इट इज रखे गए हैं। ऐसी वो बात कह ही रहे होते हैं जितने में आते हैं मौलाना हसरत मोहानी साहब। मौलाना हसरत मोहानी साहब पहले हिंदुस्तानी में बोलेंगे, हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू का मिक्स, पहले हिंदुस्तानी में बोलेंगे और बीच बीच में वो अंग्रेजी में भी बोलेंगे। क्या कहेंगे मौलाना हसरत साहब? मौलाना हसरत मोहानी जी ये कहेंगे कि साहब ये गोपाला स्वामी अयंगर साहब ये जो रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, किसकी? संघ के संविधान के संदर्भ में, इस रिपोर्ट पर डिस्कशन स्थगित किया जाए। क्या कहेंगे? इस रिपोर्ट पर डिस्कशन स्थगित किया जाए, ऐसा वो कहेंगे। और इंग्लिश और हिंदुस्तानी में वो अपनी बात को रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वो क्या कह रहे हैं उनका मैं एज इट इज बता रहा हूं। जनाबे सदर, क्योंकि वो हिंदुस्तानी में बोल रहे हैं, जनाबे सदर, इससे जो एक गलती सरदार पटेल साहब ने की थी, मैं समझता हूं इससे ज्यादा और इससे बड़ी गलती इस वक्त मेरे दोस्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, जो बहुत बड़े कानून के जानकार है, उन्होंने की है। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि आप गौर कीजिए कि आप क्या इख्तियार कर रहे हैं। मैंने इस वक्त सरदार पटेल से अर्ज किया था कि अभी आपने उसूल तय नहीं किए हैं और यह भी तय नहीं किया कि यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन किस किस्म का होगा। एक्चुअली में वो कहना चाह रहे हैं कि पहले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गलती की। कौन सी गलती? उनके अनुसार
वो कह रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्यों के संविधान के संदर्भ में रिपोर्ट रखी और वो सारी रिपोर्ट संविधान सभा से पारित करवा दी। सरदार पटेल ने जो गलती की उससे भी बड़ी गलती अब कर रहे हैं गोपालास्वामी अयंगर साहब, जो संघ का संविधान की रिपोर्ट रख रहे हैं और उसमें ये बता भी नहीं रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है भावी हिंदुस्तान वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, एकात्मक होगा, संघात्मक होगा, कुछ बता भी नहीं रहे और हमसे एक एक करके सब चीजें पास करवा रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी बड़ी गलती एन गोपालास्वामी अयंगर कर रहे हैं, ऐसा हजरत मोहानी साहब संविधान सभा में हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में बोलते हुए कह रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वो इस तरह से बोल रहे हैं तो एमएस अणे साहब खड़े हुए। एमएस अणे साहब दक्षिणी रियासतों से आते हैं, यानी रियासती भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति है। वो कह रहे हैं साहब मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति है। क्या आपत्ति है कि क्या कोई एक सदस्य दो भाषाओं का प्रयोग एक साथ में कर सकता है क्या? कभी हिंदुस्तानी बोलते हैं, कभी अंग्रेजी बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या एक साथ में दो भाषा बोल सकते हैं क्या? तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मेरा ख्याल है कि अन्य सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हजरत मोहानी जी कभी हिंदुस्तानी भाषा में बोलते हैं, कभी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। इसका मतलब हजरत मोहानी जी अंग्रेजी और हिंदुस्तानी दोनों भाषा को जानते हैं। वो चाहते हैं कि संविधान सभा के सभी सदस्य उनकी बहस में इन्वॉल्व हो। जो हिंदुस्तानी जानते हैं उनको हिंदुस्तानी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अंग्रेजी भाषा को जानते हैं उनको वो अंग्रेजी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। फिर मौलाना हजरत मोहानी जी बोल रहे हैं, इस सिलसिले में मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि जो इंडिपेंडेंस आपको मिली है उसका नाम पहले डोमिनियन स्टेटस था, जिसको बाद में खुल्लम खुल्ला सोच विचार कर इंडिपेंडेंस कर दिया गया। वो एक्चुअली में उनको एक आपत्ति है। आपत्ति ये है कि सब कुछ स्पष्ट भी नहीं कर रहे हो और आप आगे बढ़ते जा रहे हो और हमसे सारी बातें पास करवाते ही जा रहे हो, ऐसा वो हजरत मोहानी साहब कह रहे हैं। इस बीच में तजमुल हुसैन साहब जो कि संविधान सभा के एक मेंबर है, वो कह रहे हैं कि भाई हजरत मोहानी जी जो आप आपत्ति दर्ज करवा रहे हो कि केंद्र ऐसा होना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, पहले आप ये क्लियर करो। आप पहले ये क्लियर करो कि आप कैसा केंद्र चाहते हो। केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए या केंद्र कमजोर होना चाहिए, क्या चाह रहे हो आप, ऐसा पहले बताइए। तब अध्यक्ष साहब बीच में बोल रहे हैं कि मौलाना साहब आप जिस चीज को पेश करना चाहते हैं आप उसके बारे में जो कुछ भी कहें उस रजिस्ट्रेशन पर पहले गौर किया जाना चाहिए। तो हजरत मोहानी कह रहे हैं मैं कहता हूं कि आपको इस वक्त ये सुबह हो सकता है कि जब तक पाकिस्तान अलहदा नहीं हुआ था इसी बीच संविधान सभा में बहस शुरू हो जाती है, आपस में सदस्य उलझ जाते हैं। हजरत मोहानी जी और तजमुल हुसैन साहब उलझ जाते हैं संविधान सभा में। तजमुल हुसैन साहब कह रहे हैं कि हजरत मोहानी जी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं पर यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र सरकार कमजोर होनी चाहिए या केंद्र सरकार ताकतवर होनी चाहिए। इस प्रकार की बहस चल रही है। इसी बीच में अध्यक्ष साहब आ जाते हैं और अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि भाई पहले आप जो रेजोल्यूशन जो रखा गया उस पर आप अपनी बात को बताओ ना। कभी हिंदुस्तान की बात करते हो, कभी पाकिस्तान की बात करते हो, आप अपने आप को विषय से भ्रमा क्यों रहे हो? तो इसके बाद में हंगामा हो जाता है। तो अध्यक्ष साहब को बोलना पड़ता शांति शांति शांति। अरे भाई शांति रखो यार, सबको सुनने दो पहले। वो कह रहे शांति शांति। मौलाना वास्तव में आप विशेष क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं। अब अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि हजरत मोहानी जी आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं। आपने ये प्रस्ताव रखा है कि रिपोर्ट पर विचार करना स्थगित रखा जाए। आपने तो ये कहा था कि गोपालास्वामी अयंगर जो प्रस्ताव रखना चाह रहे हैं उस पर चर्चा स्थगित कर दो। आपने तो ये प्रस्ताव रखा, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर बात कर रहे हो। फिर आप खुद रिपोर्ट के गुण दोष का जिक्र कर रहे हो। इसके अलावा आपने बहुत सी अन्य बातों का भी जिक्र किया जिनके आपके प्रस्ताव के साथ कोई संबंध ही नहीं है। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? इसी वजह से संविधान सभा में हंगामा हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बीच में बोलना पड़ा, संविधान सभा में ऑर्डर कहना पड़ा, संविधान सभा के सारे सदस्यों को शांति रखने के लिए उन्हें निवेदन करना पड़ा। ऐसा हंगामा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हजरत मोहानी जी एन गोपालास्वामी अयंगर के द्वारा जो प्रस्ताव रखा जा रहा था उस प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस प्रस्ताव पर आज किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पहले सरदार पटेल ने गलती की थी, अब एन गोपालास्वामी अयंगर गलती कर रहे हैं, ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं इधर उधर की बातें मत करो, आपको तो अपने प्रस्ताव तक सीमित रहना चाहिए, हाँ या ना में जवाब दो। इस प्रकार की बातें हुई। लो फीडबैक लिंक आ गया भाई।
फीडबैक लिंक आ गया और मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम सही ढंग से लिखिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं उन्होंने नाम को लेकर बहुत सारी बातें कही है। अपना जो भी संस्थान है, आपका जो महाविद्यालय है, आप जिस विश्वविद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं या लास्ट जो विश्वविद्यालय आपका रहा उसका नाम लिखिए। आप अगर किसी स्कूल में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप अपना स्कूल का नाम लिखिएगा। तो अपना संस्थान का नाम हिंदी में बहुत ढंग से लिखिएगा, अपना खुद का नाम, महाविद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, स्कूल का नाम बहुत ढंग से लिखिए। अगर हिंदी में फीडबैक है तो हिंदी में लिखना है। फीडबैक का किस में है अभी टेक्निकल टीम, जरा बताओ तो। फीडबैक हिंदी में है या अंग्रेजी में है? हिंदी में है। तो मेरी बहन क्यों पूछ रही है कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में? अब आपको हिंदी में ही लिखना है। अब तक हमने अंग्रेजी में पूछा है। क्या हजरत मोहानी जी को बुलाऊं? वो हिंदुस्तानी और अंग्रेजी दोनों में बता देंगे आपको। हिंदी में ही लिखना है। या फिर दुलेकर साहब को बुलाऊं? वो तो धुलाई ही कर देंगे। वो कह देंगे कि जो हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानता है उसे संविधान सभा में मेंबर बनने का ही हक नहीं है। दुलेकर साहब को बुलाया जाए? नहीं 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 सर, समझ गई। वेरी गुड, हमारी बहना समझ गई है। चलिए चलिए, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। देखिए मौलाना असरद साहब फिर कह रहे हैं, मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने स्टेट्स को ये लालच देकर, अब वो देखिए क्या कह रहे हैं कि आपने राज्यों को लालच देकर अपने में मिला लिया है। भाई 20 अगस्त 1947 की चर्चा चल रही है, तो 20 अगस्त 1947 तक तो काफी सारी रियासतें भारत में अपने आप को विलय कर गई थी। तो हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि आप तो लालच दे देकर रियासतों को अपने में मिला रहे हो, ऐसा वो कह रहे हैं। ऐसा कहेंगे तो ऐसा जैसे वो कह रहे हैं कि मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने स्टेट्स को लालच देकर अपने में शामिल कर लिया है, जैसे कि आप पहले भी करते चले आए हैं कि आपको सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के बाकी और पावर्स हासिल रहेंगे। मैं इस चीज पर सख्त ऐतराज करता हूं। अब वो हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि आप तो सभी राज्यों को लालच दे रहे हो और कह रहे हो कि भाई 2-3 काम ही केंद्र सरकार करेगी, बाकी सब काम तो राज्य सरकार करेगी। ऐसा लालच दे देकर आप राज्यों को अपने में मिला रहे हो, ऐसा हजरत मोहानी जी आरोप लगाते हैं। तो गोपालास्वामी अयंगर के बारे में वो कह रहे हैं, वे गोपालास्वामी अयंगर के बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। वे समझते हैं कि वे ही एक चतुर वकील है, बाकी सब लोग बेवकूफ है। हजरत मोहानी जी इतना बोल देते हैं। सुनना, हजरत मोहानी जी ने ऐसा बोल दिया कि एन गोपालास्वामी अयंगर साहब खुद अपने आप को बहुत चतुर वकील मानते हैं और बाकी हम सब लोग बेवकूफ है। तो फिर अध्यक्ष कह रहे भाई शांति शांति, क्यों लड़ रहे हो, शांति रखो। मौलाना मैं समझता हूं कि अच्छा होगा यदि आप अपने आप को अपने प्रस्ताव तक सीमित रखोगे, आप व्यक्तिगत छीटाकाशी नहीं कर रहे हैं। उनका मतलब ये था। अब हजरत मोहानी जी क्या कह रहे हैं, अगर उनको ये हक हासिल है तो कम से कम इससे ज्यादा और इससे बराबर हक आप सूबों को भी दें, वरना आपकी ये सिफारिश बिल्कुल फ्रॉड होगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब तक आप इस चीज को साफ ना कर दें, मेरे ख्याल से ये सिफारिश बिल्कुल खुराफात है, इस पर हरगिज गौर नहीं किया जाए। एक्चुअली में इस प्रकार की दिक्कत संविधान सभा में हुई थी, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। अब अध्यक्ष साहब कह रहे हैं सभा के सामने इस समय जो प्रस्ताव उपस्थित है उसका आशय यह है कि गोपालास्वामी अयंगर ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका विचार एक निश्चित समय के लिए, जो कि इसमें उल्लेखित है, स्थगित रखा जाए या फिर सदस्यों को विचार प्रकट करना दिया जाए। अब संविधान सभा में बड़ी गर्मा गर्मी हो रही है। हमारे जो स्कूल के जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे मुखातिब होकर मैं कुछ कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा में एन गोपालास्वामी अयंगर संघ के संविधान के संदर्भ में एक रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं, दूसरी रिपोर्ट रखना चाह रहे हैं। उस रिपोर्ट पर प्रॉब्लम हो गई है। हजरत मोहानी जी कह रहे हैं कि आपकी ये रिपोर्ट जो है धोखाधड़ी है। वो ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा स्थगित कर दीजिए। चर्चा क्यों स्थगित कर दीजिए? क्योंकि आपने स्टेट्स को यानी देशी रियासतों को लालच देकर अपने आप में, अपने देश में मिला लिया है, ऐसा हजरत मोहानी जी कह रहे हैं। संविधान सभा में इतनी गर्मागर्मी बढ़ गई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा में लगातार हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं ऑर्डर ऑर्डर, यानी शांति बनाए रखो, आप इतना हंगामा मत करो। और वो हजरत मोहानी जी से भी कह रहे हैं कि भाई आप अपने आप को अपने विषय तक सीमित रखिए। तो सभी बच्चे हाय हेलो कर रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे लोग संविधान सभा की हूबहू जो बहस है उसको देख रहे हैं, बहुत गजब की बात है। आगे जरा देखिएगा, अब बालकृष्ण शर्मा जी क्या कह रहे हैं। श्रीमान स्वयं अपनी जानकारी के लिए मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य के लिए यह संभव है कि रिपोर्ट की मुख्य बातों का जिक्र किए बिना वो प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बोल सके और ये कह सके कि हमने
यूनियन का संविधान पूरा नहीं किया, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाए, ये मेरी एक कठिनाई है, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अध्यक्ष आप कह रहे हैं मैं समझता हूं कि सदस्यों के लिए संभव है कि सभा के सामने जो प्रस्ताव है उस तक ही वे अपने आप को सीमित रखें, दूसरी बात ना करें। अब दीवान चमन लाल जी आ रहे हैं जो पूर्वी पंजाब से हैं, नाम याद रखिएगा, दीवान चमन लाल जी। क्या कह रहे हैं? श्रीमान, व्यवस्था संबंधी एक बात पर विचार करना है। हमारे सामने प्रस्ताव है कि गोपाला स्वामी अयंगर का जो प्रस्ताव है उस पर विचार किया जाए और हजरत मोहानी ने इसके संदर्भ में एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया। अब हमें संशोधन की शब्दावली तक अपने को सीमित रखना है अथवा श्री गोपाला स्वामी अयंगर के मूल प्रस्ताव पर विचार करने जा रहे हैं, ऐसा दीवान चमन लाल जी ने प्रश्न पूछा। अध्यक्ष साहब जवाब दे रहे हैं अभी केवल संशोधन को ही विचारात लेना चाहिए, जब संशोधन पर विचार किया जाए तब हम प्रस्ताव के गुण और अवगुण पर बात कर सकते हैं। इसी बीच महावीर त्यागी जी आ जाते हैं। महावीर त्यागी जी कह रहे हैं श्रीमान, मुझे भी एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न करना है। अध्यक्ष कह रहे भाई किस बात का व्यवस्था संबंधी प्रश्न है? तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं मौलाना हजरत मोहानी द्वारा रखे गए संशोधन के विषय को लेकर मुझे एक व्यवस्था संबंधी आपत्ति दर्ज करवानी है। तो अध्यक्ष कह रहे हैं उस विषय से पहले ही मैं व्यवस्था दे चुका हूं, विचाराधीन प्रश्न स्थगित प्रस्ताव का है। अभी हम किसी और विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इस विषय पर चर्चा करेंगे कि मौलाना हजरत मोहानी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, कौन सा प्रस्ताव, कि एन गोपाला स्वामी अयंगर के द्वारा जो रिपोर्ट रखी जा रही है उस पर विचार स्थगित कर दिया जाए, इस पर चर्चा करें या नहीं करें, यही प्रश्न हमारे सामने है। तो महावीर त्यागी जी कह रहे हैं कि साहब इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि यह संशोधन ही व्यवस्था के विरुद्ध है। अध्यक्ष कह रहे हैं भाई किस प्रकार से व्यवस्था के विरुद्ध है? यो कह रहे हैं महावीर त्यागी जी, ये सभा के समक्ष उपस्थित मूल प्रश्न का नकार मात्र है, इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि यह संशोधन व्यवस्था के विरुद्ध है और आप इसे व्यवस्था के विरुद्ध घोषित कर दीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इसके बाद हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी आ रहे हैं, संविधान सभा के एक मेंबर के रूप में शेरो शायरी के अंदाज में बात करेंगे। जरा देखिएगा। मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। वाह, हजरत मोहानी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए आ गए हैं हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी। यद्यपि मेरा ऐसा करने के कारण आदरणीय मौलाना हजरत मोहानी द्वारा बताए गए कारणों से कुछ भिन्न है। वो कह रहे हैं कि मैं हजरत मोहानी जी के संशोधन का समर्थन तो करता हूं, लेकिन हजरत मोहानी जी ने जो कारण बताए हैं उन कारणों से मेरे कुछ अलग कारण हैं। क्या कारण है जरा देखिएगा। किंतु अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं सभा को फारसी का एक शेर सुनाना चाहता हूं। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी फारसी भाषा का एक शेर सुनाएंगे, आप भी सुनिएगा। जबाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नबितनम चे खुश बुदे अगर बुदे जवान दशर दहाने मन। इसका मतलब क्या है जरा सुनिएगा। श्रीमान, आपकी अनुमति से मैं इस शेर का तर्जुमा पेश करना चाहता हूं। पेश करो भाई। क्या है? मेरी प्रियतमा तुर्की बोलती है। इसका मतलब है मेरी प्रियतमा तुर्की बोलती है। अच्छी बात होती यदि उसकी जबान मेरे मुंह में होती। ऐसा वो कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा तुर्की बोलती है और अच्छी बात यह होती कि उसकी जबान मेरे मुंह में होती। फिर वो आगे कहते हैं जो सुंदर तुर्की वह बोलती थी, जो सुंदर तुर्की वह बोलती थी, मैं नहीं बोल सकता, इसी का मैं अपराधी हूं। क्या शेर है भाई फारसी भाषा में कि मेरी प्रियतमा तुर्की बोलती है, अच्छी बात यह होती कि उसकी जुबान मेरे मुंह में होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह सुंदर तुर्की तो बोलती है, वह मैं नहीं बोल सकता और इसी का मैं अपराधी हूं। ऐसा हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अब वो कह रहे हैं, अब मैं मुख्य विषय की ओर आता हूं। जुलाई 1947 की रिपोर्ट को जो सभा के सामने उपस्थित है उसकी ओर मैं जाता हूं। मेरे मत से यह रिपोर्ट पहले ही पुरानी पड़ चुकी है, जिसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि भारतीय स्वाधीनता कानून ये रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद पास किया गया है, और दूसरा कारण यह है कि जुलाई के आखिर के समय भारत सरकार और राज्य द्वारा ऐसे विनिश्चय किए गए हैं जिनके फलस्वरूप बहुत से राज्य जो है शामिल हो गए हैं। और सम्मेलन पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की वो बात करते हुए हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी ये बात कर रहे हैं कि भाई मैं भी इस संशोधन का समर्थन करता हूं, और संशोधन का समर्थन करने का कारण यह है कि आपने जो रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट अब पुरानी पड़ चुकी है। अब हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को स्वीकार कर चुके हैं, उसके बाद परिस्थितियां नई आ गई है, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो जसवंत राय कपूर साहब एक बात कह रहे हैं, किसको? हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी को।
कि यार गजब आदमी हो आप, तो क्या कह रहे हैं, आप तो गजब आदमी हो, आप तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के मेंबर थे और आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। तो हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं मैं कहा था यार मेंबर, मैं तो मेंबर था ही नहीं। तो जसपत राय कपूर जी कह रहे सॉरी मुझे आइडिया नहीं था। मतलब संविधान सभा में ऐसे सीन हुए हैं। हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी साहब गोपालास्वामी आयंगर के द्वारा जो रिपोर्ट रखी जा रही है वो उस रिपोर्ट को नहीं रखना चाहते हैं, वो कह रहा है मेरा इसमें विरोध है। तो एक मेंबर जो कपूर साहब है वो ये कह रहे हैं कि कमाल है भाई, आप खुद उस कमेटी के मेंबर थे और आप ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो माहेश्वरी जी कह रहे अरे भाई मैं कहां था मेंबर, मैं तो मेंबर था ही नहीं। तो कपूर साहब कह रहे यार सॉरी मुझे आइडिया नहीं था। फिर हिम्मत सिंह जी आगे बोलते हैं श्रीमान मजबूत केंद्र स्थापित करने की इस सभा की बहुत ही उचित आकांक्षा है, लेकिन मुझे भय है कि कभी कभी ये बुला दिया जाता है कि एक मजबूत केंद्र का अर्थ अनिवार्य एक कमजोर राज्य नहीं है। क्या गजब की बात कही है। वो कह रहे हैं साहब संविधान सभा के सारे मेंबर्स की ये इच्छा है कि हमारी केंद्र सरकार मजबूत होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार मजबूत होने का कदापि यह मतलब नहीं है कि हमारी राज्य सरकारें कमजोर होगी। क्या गजब की बात कही है, क्या गजब की बात कही है। केंद्र सरकार मजबूत हो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य सरकारें कमजोर होगी, ऐसा हिम्मत सिंह जी माहेश्वरी कह रहे हैं। फिर गोपालास्वामी आयंगर साहब बीच में बोल रहे हैं कि भाई हमको दूसरी तीसरी बातें नहीं करनी चाहिए, हमको खाली इतना ही बातें करनी चाहिए कि क्या मेरे प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाए या मेरे को प्रस्ताव रखने की परमिशन दी जानी चाहिए। इतनी बात करो ना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो आप। तो हिम्मत सिंह जी कह रहे भाई मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूं और आपका ध्यान और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि हम लोग जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने के बाद परिस्थितियां सारी चेंज हो गई है, इसलिए अब इस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये चर्चा चल रही होती है तो अध्यक्ष आप बीच में बोलते हैं कि अब मैं दीवान चमन लाल का नाम पुकारता हूं, दीवान चमन लाल भी अपने इस विषय पर विचार रखें। जैसे ये विचार रखने के लिए दीवान चमन लाल का नाम पुकारा जाता है, अलगू राय शास्त्री जी जो संविधान सभा के मेंबर है संयुक्त प्रांत से आते हैं, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल वाले बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ संयुक्त प्रांत आजकल किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश को कहते हैं। अलगू राय शास्त्री जी कह रहे हैं कि नहीं साहब अब चर्चा बंद करो साहब, अब बहुत चर्चा हो गई है, अब तो इस प्रश्न पर चर्चा करो कि सभा क्या सोचती है, चर्चा स्थगित कर ले या चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, इस पर वोटिंग करवा दो साहब। तो आप बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ कहेंगे भाई साहब मैंने नाम पुकार लिया है दीवान चमन लाल जी का, इसलिए उनके तो विचार हमको जानने पड़ेंगे, उनके विचार जान लेंगे, इसके बाद में वोटिंग करवा लेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं अलगू राय शास्त्री जी जो कि संयुक्त प्रांत से, वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान अध्यक्ष महोदय इस संशोधन पर अब राय ले ली जाए, इस पर अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है, मैं क्लोजर मूव करता हूं, बहुत समय जा चुका है सर। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मैं दीवान चमन लाल को बोलने के लिए पहले ही बुला चुका हूं, उसके भाषण पर मैं बहस बंद करूंगा। दीवान चमन लाल जी श्रीमान बहस सुनने के बाद मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के अति योग्य और बुद्धिमान नेता श्री एन गोपालास्वामी आयंगर द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव के संदर्भ में कुछ गलतफहमी है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि विचार स्थगित रखने का प्रस्ताव पेश करने से पहले मानो इन लोगों ने रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं। वाह, दीवान चमनलाल जी कह रहे हैं कि साहब गोपालास्वामी आयंगर साहब जो रिपोर्ट रखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ लोगों को गलतफहमी है। और क्या किस बात की गलतफहमी है, उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा ही नहीं, उससे पहले संशोधन लेकर आ गए, संशोधन कर दो, स्थगित कर दो, चर्चा स्थगित कर दो, स्थगित कर दो। वो कह रहे हैं बापूड़ा पहले पढ़ तो लो, रिपोर्ट तो पढ़ लो, रिपोर्ट पढ़ी नहीं उससे पहले कह रहे हो कि चर्चा स्थगित कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। फिर वो आगे बोल रहे हैं सभा के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि रिपोर्ट इस सभा के सामने दो भागों में उपस्थित की गई है, एक अप्रैल के महीने में और दूसरी अगस्त के महीने में। अप्रैल के महीने में जो रखी गई रिपोर्ट उस पर चर्चा की हमने संविधान सभा के चौथे सत्र में, और 5वें सत्र में हम रिपोर्ट का दूसरा भाग चर्चा में लाना चाहते हैं। इस पर मौलाना हजरत मोहानी ने यह प्रश्न उठाया कि जब तक कि यूनियन संविधान कमेटी की अंतिम रिपोर्ट सभा के सामने उपस्थित नहीं कर दी जाती, उक्त रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या बात हुई, ऐसा वो दीवान चमन लाल जी प्रश्न करना चाहते हैं। वो कह रहे पहले रिपोर्ट तो पढ़ लो, इसके बाद में चर्चा करना। इसके बाद में अध्यक्ष साहब कह रहे भाई अब बोलो, अब हम वोटिंग करवाएंगे। किस पर वोटिंग करेंगे कि एन गोपालास्वामी को रिपोर्ट रखने दी जाए या हजरत मोहानी जी ने जो कहा,
क्या कहा हसरत मोहानी जी ने? नो, इस पर चर्चा स्थगित होनी चाहिए। क्या किया जाए? तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं विवाद को अंत करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है। अब मैं यह प्रस्ताव सभा के सामने रखता हूं कि प्रश्न यह है कि अब वोट लिया जाए। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि हां वोट लिया जाए। एन गोपालस्वामी बोल रहे हैं विचार स्थगन के प्रस्ताव पर जो बहस हुई, शिष्टता के लिए मुझे इस सभा में उसका उत्तर देना चाहिए, अन्यथा मैं सोच सकता था कि विस्तार के साथ मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि दीवान चमन लाल ने जो कहा उसके बाद में कुछ बचा ही नहीं है। दीवान चमन लाल जी ने यही कहा कि पहले एक बार रिपोर्ट को पढ़ तो लेते, रिपोर्ट पढ़ने के बाद अगर आप ये कहते कि साहब ये ठीक नहीं है, चर्चा स्थगित कर दो, तब तो मेरे को बात समझ में भी आती। आपने तो रिपोर्ट पढ़े बिना ही कह दिया कि नहीं, इस पर चर्चा स्थगित कर लो, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, दीवान चमन लाल जी ने मेरी ओर से बहुत कुछ कह दिया, ऐसा उन्होंने कहा। अब अध्यक्ष साहब ने घोषणा की कि भाई बोलो, मौलाना हसरत मोहानी जी ने कहा कि इस पर चर्चा स्थगित कर दो, बोलो क्या विचार है? प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। हसरत मोहानी जी ने संविधान सभा में एन गोपालस्वामी अयंगर द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया, उस प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित करने का जो प्रस्ताव रखा गया, संविधान सभा ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है संविधान सभा में। अध्यक्ष, अब मैं उन संशोधनों को लेता हूं जिनकी सूचना मुझे प्राप्त हो चुकी है। पहला संशोधन डीपी खेतान साहब का है। कौन डीपी खेतान साहब? देवी प्रसाद खेतान साहब, जो बाद में हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के मेंबर भी बनेंगे। डीपी खेतान साहब का बाद में निधन भी हो जाएगा, प्रारूप समिति में उनकी सीट भी खाली हो जाएगी। और प्रारूप समिति कब बनेगी? प्रारूप समिति कब बनेगी बेटा बताओ? हरमन राम जी की स्कूल वाले बच्चे बताओ। हमारी संविधान सभा की एक प्रारूप समिति थी, सरदार वल्लभ भाई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति थी। उसका गठन कब हुआ था बताइए? हरमन सर की स्कूल के बच्चे हैं, गठन कब हुआ था बताइए? हरमन जी ये भी बताइए बच्चों को। हरमन जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं, वंदन करता हूं, और बहुत अच्छा काम कर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो अरविंद जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को इतनी जागरूकता का जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं। मेरा विश्वविद्यालय आपका आभार व्यक्त करता है कि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा इस प्रकार की जो कार्यवाही है आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। संविधान सभा की और जो गतिविधियां हैं उनसे भी बच्चों को अवगत कराएं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, इन सारी बातों से बहुत दूर हैं। आप इनके लिए जो काम कर रहे हैं हरमन जी, उसके लिए आपको सैल्यूट है, इसके लिए आपको वंदन है। जितनी प्रशंसा आपकी की जाए वो कम है। बहुत बढ़िया हरमन जी, बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। ईश्वर की आपके ऊपर और कृपा होगी, ईश्वर आपके लिए बहुत अच्छा करेगा हरमन जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब डीपी खेतान साहब क्या करें? सभापति महोदय, जहां तक श्री गोपालस्वामी अयंगर द्वारा रखे गए प्रस्ताव में केवल दूसरी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, मैंने एक संशोधन की सूचना दी थी। अब तजमुल हुसैन साहब और सब सदस्य लगातार बोल रहे हैं कि भाई अब उस पर वोट हो गया है तो उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार की चर्चा आगे बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अब बहस की समाप्ति का प्रस्ताव रखा जा चुका है, जबकि दूसरे सदस्य बोल रहे हैं नहीं नहीं साहब अभी तो बहुत अनुचित होगा, अभी थोड़ी चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि थोड़ी चर्चा और करवा दीजिए, अभी समय थोड़ा बचा हुआ है। तो कई सारे सदस्य बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल चर्चा करवाना सकते हैं। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि जो भी बोलना चाहता हो 5 मिनट तक बोल सकता है। 5 मिनट का समय आज भी शेष है, ऐसा अध्यक्ष साहब कह रहे हैं। तो के संतानम साहब बोल रहे हैं, सभापति महोदय, अधिकार वितरण की जो व्यवस्था यूनियन पावर्स कमेटी द्वारा हमारे सामने रखी गई है उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। जब मदों पर बहस होगी तो हर मत के संदर्भ में अपनी बात को मैं कहूंगा। एक्चुअली में के संतानम साहब अब ये कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा हो रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, उस पर चर्चा की जा रही है कि जिस तरह से आपने संघ सूची में इतने सारे विषय डाल दिए, राज्य सूची और संवर्ती सूची में आपने कम विषय डाले, उसके बारे में के संतानम साहब अपने विचार रख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कई सारे विषयों के नाम भी लिए कि ये जो विषय है वो आपने केंद्र सूची में डाल दिए,
संघ सूची में डाल दिए, ये राज्य सूची में होने चाहिए, विषय की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में वो अपने कुछ तर्क भी दे रहे हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं साहब आपने तो 1935 के अधिनियम जो है उसको एज इट इज इसमें ग्रहण कर लिया, ऐसी वो बात के संतानम साहब कह रहे हैं। फिर एन गोपाल स्वामी कह रहे हैं कि मैं क्या माननीय सदस्य से पूछ सकता हूं कि क्या पिछले कुछ वर्षों में किन्हीं बड़े उद्योगों को केंद्र ने अपने अधीन लिया। एक्चुअली में उद्योग धंधों पर बात चलते हुए के संतानम साहब कुछ बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब ये सब क्यों कर रहे हो। तो गोपाल स्वामी अयंगर साहब कह रहे हैं कि आप कुछ उदाहरण मुझे बता सकते हो कि हमने कुछ उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया, वो एक दो उद्योग धंधों के नाम आप बता सकते हो क्या, ऐसा वो कह रहे हैं। तो के संतानम साहब वापस बोल रहे हैं, वो कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय सरकार निश्चित अवस्था में थी। नीति कमेटी की रिपोर्ट द्वारा इस प्रकार के केंद्रीय उद्योगों को नियंत्रण में लेने की सिफारिश की गई है। तो वो एक बात बता रहे हैं कि भाई आगे आने वाले भारत में इस प्रकार से उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तो इसलिए आप संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में किसी विषय को जब डालो तो उस विषय की जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से आप विषयों का बंटवारा कीजिए, ना कि 1935 के अधिनियम की आप कॉपी कीजिए। इस संदर्भ में के संतानम साहब का ये तर्क आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब वो कमेटी बनेगी। कौन सी कमेटी भाई, हाँ बताओ कौन सी कमेटी बनेगी बहादुर सिंह जी। अब वो कमेटी बनेगी कौन सी, संविधान सभा को क्या काम करना चाहिए। क्या संविधान सभा को संसद के रूप में काम करना चाहिए। अगर संसद के रूप में काम करना चाहिए तो फिर उसकी अध्यक्षता उस समय कौन करेगा। क्या मंत्री उस समय भाग ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया है। 1947 आने के बाद संविधान सभा के रोल में क्या फर्क आएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कैबिनेट मिशन योजना में ये लिखा हुआ नहीं था कि संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी। तो किसमें लिखा हुआ था, तो किसमें लिखा हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह लिखा हुआ था कि संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी। तो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया है। उस अधिनियम के आने के बाद परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव आएगा उसकी जांच करने के लिए क्या बननी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। के संतानम साहब ने प्रस्ताव रखा, नेहरू जी ने उस पर अपनी सहमति व्यक्त की। कमेटी आ रही है अस्तित्व में, जरा देखिएगा कमेटी का नाम क्या है, स्वाधीनता कानून, अनुकूलन, नियम आदि पर विचार करने के लिए कमेटी के सदस्यों के संदर्भ में घोषणा। अध्यक्ष, कल इस संदर्भ में हम फिर बहस करेंगे, लेकिन बैठक स्थगित करने से पहले 1935 का जो अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, उनमें किस तरह से तारतम्यता होगी, किस तरह से वो भारत में लागू होगा, उस संदर्भ में हमें एक कमेटी बनानी है और उस कमेटी में विचार करने के लिए नामों की घोषणा हो रही है। सुन लीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा को जो नई ताकत मिलने वाली है, संविधान सभा की भूमिका में जो नए परिवर्तन आने वाले हैं, वो कौन कौन से परिवर्तन होंगे, उस पर बहस करने के लिए, संपूर्ण उस पर चर्चा करने के लिए कमेटी बन रही है। उस कमेटी में मेंबर के नाम की घोषणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। पहला नाम जीवी मावलंकर साहब का नाम आ रहा है, नोट कर लीजिए। गणेश वासुदेव मावलंकर साहब का नाम आया है उस कमेटी पर विचार करने के लिए। और आप जानते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर ही बाद में हमारी उस संसद के पहले क्या बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करेगी उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। तो पहला नाम आया जीवी मावलंकर, दूसरा नाम आया मिस्टर हुसैन साहब का। हुसैन साहब आ गए, इमाम हुसैन साहब, उनका पूरा नाम है इमाम हुसैन साहब, ये दूसरे मेंबर के रूप में आ गए कमेटी में। तीसरे मेंबर आया है पुरुषोत्तम दास टंडन साहब। तीसरे मेंबर पुरुषोत्तम दास टंडन, नाम नोट कर लीजिएगा, तीसरा नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। चौथा डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब चौथा नाम आ गया उस कमेटी में जो इस पर विचार करेगी। और पांचवा नाम आया श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, श्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पांचवा नाम आ गया जो इस पर विचार करेंगे। छठा नाम आ रहा है गोपाला स्वामी अयंगर साहब का, गोपाला स्वामी अयंगर छठा नाम। और सातवां आ रहा है बीएल मित्तर साहब का नाम आ गया है और इस प्रकार की एक कमेटी बन गई है। आप जानते हैं 29 अगस्त 1947 को हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति में भी टोटल 7 मेंबर थे। उसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब भी थे, उसमें गोपाला स्वामी अयंगर साहब भी थे, उसमें अल्लादा कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, उसमें बीएल मित्तर साहब भी थे। तो 7 में से 4 नाम कॉमन है। वापस बोलूं, पहला नाम जीवी मावलंकर साहब का, दूसरा नाम हुसैन इमाम साहब का, तीसरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन साहब का, चौथा नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब का, पांचवा नाम गोपाल स्वामी अयंगर साहब का, छठा नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब का,
फिर सातवां नाम BL मित्तर साहब का। इनमें से 4 नाम कॉमन है, BL मित्तर साहब, गोपाल स्वामी अयंगर साहब, ललिता कृष्ण स्वामी अय्यर साहब और डॉक्टर BR अंबेडकर। ये बातें कौन बताएगा? ये बातें जाननी है आपको। ऐसी कमेटी भी बनी थी। अब ये कमेटी करेगी क्या? भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन संविधान सभा का ठीक काम क्या है, ये पहला काम देखेगी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत संविधान सभा के क्या काम है, उसको देखेगी, पहला काम। दूसरा, एक संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में संविधान सभा के कार्य में और उसके अन्य कार्य में विभेद करना क्या संभव है? संविधान सभा के कार्य और संविधान सभा संसद के रूप में कार्य जो करेगी उनमें भेद करना क्या संभव है? यह उसका दूसरा काम होगा। और क्या संविधान सभा पहले कार्य के लिए निश्चित दिन अथवा अवधियां अलग नियत कर सकती है? क्या संविधान सभा अलग अलग दिनों में कभी संसद का काम करेगी, कभी संविधान निर्माण का काम करेगी? ये कमेटी ये देखेगी। तीसरा, संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को क्या उन कार्यवाही में जो संविधान निर्माण का कार्य अथवा उन विषय में जिनके संदर्भ में उक्त रियासतें शामिल हुई हैं ताल्लुक नहीं रखती, भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? क्या संविधान सभा के वे सदस्य जो देशी रियासतों से आते हैं उनको क्या संसद के रूप में काम करने का जो पावर है उस समय उनको भाग लेने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? इस पर चर्चा करेंगे। फिर संविधान सभा या उसके सभापति द्वारा क्या नए नियम या स्थायी आदेश यदि कोई बनाने हो तो बनाए जाने चाहिए क्या? इस प्रकार का काम भी ये कमेटी देखेगी। फिर कहते हैं कि मैं समझता हूं इस बैठक के शुरू में जिन बातों पर बहस हुई थी वे सब इसके अंदर आ गई है। मैं ये कमेटी नियुक्त कर रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी देगी। अब सुन लीजिएगा, अब ये 7 लोगों की कमेटी बन गई है, 7 के नाम मैंने आपके सामने रख दिए। अब कह रहे 2-3 दिन में कमेटी रिपोर्ट आएगी। कितनी तारीख आज? 20, कल 21, फिर परसों 22। 23 अगस्त को वहां शनिवार है, 23 अगस्त 1947 को वहां शनिवार है, 24 अगस्त 1947 को वहां रविवार है, तो 23 और 24 अगस्त को संविधान सभा की बैठक नहीं होगी। फिर 25 अगस्त को हम वापस जुटेंगे, ठीक है? तो 25 या 26 अगस्त के आसपास इसकी क्या आ सकती है? इस कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है। उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कहना चाह रहा था संविधान सभा के बारे में। आगे देखिए, PS देशमुख साहब कुछ कह रहे हैं। श्रीमान, एक बात है जिसका मैं सुझाव देना चाहता हूं, वह यह है कि उसी एक सदस्य के 2 व्यवस्थापिका सभाओं का सदस्य होने की शक्यता या अशक्यता की भी जांच कर ले हैं। वो कह रहे हैं कि साहब क्या एक मेंबर 2 जगह पर सदस्य हो सकता है, उसकी ये पावर है या नहीं है, उस पर भी जांच ये कमेटी कर ले। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं मैं समझता हूं ये सब इसके अंतर्गत आ गया है, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आ गए। कल दिन के 10 बजे तक के लिए बैठक स्थगित की जाती है। इसके बाद सभा की बैठक बृहस्पतिवार 21 अगस्त 1947 के सुबह 10 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। कल सुबह यानी 21 अगस्त 2022 को 21 अगस्त 1947 को संविधान सभा में क्या हुआ उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार हमने वापस फीडबैक फॉर्म में चेंजेस लाया है। हमने फीडबैक फॉर्म हिंदी में बना दिया है। आपके नामों को लेकर जो भी दिक्कतें हो रही है, अब मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप अपने संस्थान का नाम बहुत ढंग से लिखिए, अपना नाम खुद ढंग से लिखिएगा। आपके हाथों से लिखा हुआ नाम ही आपके प्रमाण पत्र पर आएगा। तो मेरे यूट्यूब के साथियों, अरे खुशबू मेरी बहन कह रही है कि सर कितना ज्ञान है आप में। अरे नहीं बहना, कोई ज्ञान व्यान नहीं है, ये तो मैं केवल जस्ट आपसे सूचनाएं साझा कर रहा हूं और मुझे मेरा एक दायित्व बनता है आप लोगों के प्रति, अपने देश की भावी पीढ़ी के प्रति मेरा दायित्व बनता है एक शिक्षक होने के नाते। हमारा विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत इस प्रकार के काम कर रहा है ताकि संविधान की जो खुशबू है देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचे, हमारे विश्वविद्यालय की जो खुशबू है वो देश की युवा पीढ़ी तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना काफी। कल सुबह वापस 7:30 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।